स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। दिल्ली से वीरेन और मुंबई स्टूडियो से मैं हर्षिता सावंत। भारतीय बाजारों में आज पहला दिन मजबूती वाला है। हालांकि ये हफ्ता थोड़ा सा पेचीदा रहेगा क्योंकि कल शाम से फेडरल रिजर्व की 2 दिनों की बैठक शुरू होने वाली है, तो ग्लोबल फैक्टर्स ज्यादा इन कंट्रोल रहेंगे। आज फिलहाल भारतीय बाजारों में एक तरफा तेजी देखने को मिल रही है। 100 पॉइंट से ज्यादा का उछाल निफ्टी 50 ने दिखाया है। निफ्टी बैंक आउट परफॉर्म करता हुआ इस समय अगर आप ध्यान दें तो चाल मजबूती की करीब 200 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली है। आज ऊंचाई जो निफ्टी बैंक ने छुई थी वो 41,184 के आसपास थी, तो वहां से हल्के जरूर हुए हैं, लेकिन तेजी का जो ट्रेंड है वो कायम है। निफ्टी बैंक के साथ अगर आप मिड कैप इंडेक्स भी देखें तो यहाँ पर अब 68 अंकों तक की वृद्धि देखने को मिली है। ये एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है। आज सीधे तौर पर जो दिग्गज इंडाइसेस हैं उनकी तरफ से ज्यादा कंट्रीब्यूशन तेजी का बनता हुआ दिखाई दिया है। 1:1 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो। बैंकों में भरपूर खरीदारी और इसमें सरकारी बैंकों के साथ साथ निजी बैंक दोनों का हाथ है। सीमेंट शेयर तो भागे ही हैं। इसके अलावा एक पुल बैक देखने को मिला है कई दिनों बाद। टेक्नोलॉजी कंपनियों में पिछले हफ्ते लगभग 5 से 6% की गिरावट निफ्टी आईटी में देखने को मिली थी। आज थोड़ा सा रिवर्सल है, थोड़ी सी हौसला अफजाई होती हुई आधे % के गेंस के साथ। तो ये मार्केट का ओवरऑल हाल। लेकिन यहां से आगे किन लेवल्स का इंतजार रहेगा, और खास तौर से इस हफ्ते जहां पर ग्लोबल इवेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, हमारे इंटरनल ट्रिगर्स के और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है लेवल्स को मार्क करना और ठीक लेवल पर लेवल ट्रेड करना। वीरो आफ्टरनून, बताइए क्या स्थिति बनती हुई दिखाई देगी, क्योंकि कल फेडरल रिजर्व की अहम बैठक शुरू होगी, तो आज से ही वो एंटिसिपेशन, वो थोड़ा सा डर, वो थोड़ी सी नर्वसनेस मार्केट्स में बैठती दिखाई दे सकती है, और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, ये ग्लोबली होता हुआ नजर आएगा। जी हाँ हर्षिता, देखिए गुड आफ्टरनून। और आप ये समझ लीजिएगा कि डाउ जोन्स फ्यूचर्स, पहले उसको एक बेस बना के इस डिस्कशन को आगे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपने जैसे कि कहा कि एक बड़ा ग्लोबल इवेंट शायद सारे मार्केट्स पे असर डालेगा, हम भी अछूते नहीं रहेंगे उससे। 180 अंक हर्षिता डाउ फ्यूचर्स नीचे हैं, बट स्टिल आप याद रखिएगा हम 17,500 की ट्रेजेक्ट्री को हर्षिता सरेंडर करने को तैयार नहीं है। ऊपर की तरफ एक चीज़ अब तक नहीं हुई है, ठीक है बाजार में पुल बैक आया, बैंक निफ्टी की लीडरशिप में आपने पुल बैक देखा, लेकिन हर्षिता मूड चेंज करने के लिए, स्विंग को बदलने के लिए, स्ट्रेंथ लाने के लिए जो पहला इंडिकेटर होता है, फर्स्ट इंडिकेटर किसी भी चीज़ के लिए, वो है हमारा 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 17,680 की ट्रैजेक्टरी वो अभी तक निफ्टी ने ड्यूरिंग द डे एक बार अटेम्प्ट भी नहीं किया है। बैंक निफ्टी ने 40,100 के ऊपर ट्रेवल करना शुरू किया था, लेकिन डिसाइसिवली अब तक ट्रेड नहीं कर पा रहा है उसके ऊपर। आई मीन मुझे पर्सनली अगर आप देखें डेटा देख के लग रहा था कि ये क्रॉस कर जाएगा, लेकिन नहीं क्रॉस कर पाया। तो अगर आप मुझसे ये पूछें कि अगर आपका लॉन्ग करने का मन है, तो हर्षिता अगेन बात वही रहेगी, टिल द टाइम यू डोंट क्रॉस द ट्रैजेक्टरी ऑफ 16,681, आई मीन 17,681, 17,710, वो 10 डेमा की ट्रैजेक्टरी को आप जब तक नहीं पार, और 20 डेमा की ट्रैजेक्टरी को पार जब तक नहीं करेंगे ना, तब तक वो कॉन्फिडेंस को रीगेन करना मुश्किल है। और जब वो पार हो जाएगा निफ्टी पे, तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपना अगर आप देखें 41,100 200 का जोन पार कर चुका होगा। मेन है हर्षिता ये 649-710 का जोन, ये अब तक डिसाइसिवली पार नहीं हो पाया है, एंड मोस्ट स्पेशली 681 एंड 710। क्या इसके पीछे वो स्ट्रेंथ है? ऑप्शंस के स्टेट्स क्या वो स्ट्रेंथ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? एक बार जज करने की कोशिश करते हैं हम। आपने जैसा कि कहा ग्लोबल इवेंट है, इस ग्लोबल इवेंट को हर कोई शख्स जानता है, पुट राइटर जानता है, कॉल राइटर जानता है। आइए देखते हैं इसके बावजूद अगर आप देखें वो क्या कर रहा है। आज सुबह इनफैक्ट 12 बजे तक का अगर आप स्टैट्स को देखते हैं हर्षिता, तो अच्छी पुट राइटिंग 17,500 की स्ट्राइक पे हुई थी। उसको देख के अगर आप देखें थोड़ा सा एंकरेज मैं भी हुआ था, लेकिन अभी तक डॉक्टर साहब वो प्लीज़ 6 कॉल्स लिखे आइए, पुट्स लिखे आइए, अभी तक वो थ्रस्ट जनरेट नहीं हो पा रहा है। तो मैं यही कहूँगा हर्षिता कि मैं लॉन्ग ट्रेड निफ्टी पर तब लूँगा जब 681 710 की ट्रैजेक्टरी पार हो जाएगी। आज हो, कल हो, परसों हो, जब भी हो तब भी, लेकिन उससे पहले नहीं। शॉर्ट के लिए फ्रेश शॉर्ट का गुंजाइश तभी बनेगा जब आपका 510 और 491 का जोन दोबारा वैलिड हो जाए। इस रेंज में हर्षिता कोई ट्रेड नहीं। और निफ्टी बैंक में अगेन अगर आपको लॉन्ग अटेम्प्ट करनी है तो वो 41,100 के ऊपर ही लेंगे। मैं आपको कुछ सपोर्टिव डेटा देता हूँ, मेरे ख्याल से देर हो रही थी, डायरेक्टर साहब को वो डेटा लेके नहीं आए थे। हर्षिता इस डेटा को देख के आप थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगी, थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगी कि हो क्या रहा है। ये देखिए
सबसे स्ट्रांग पुट राइटिंग हर्षता, जरा आप 3 स्टैट्स को देखिए, 23 लाख, 32 लाख, 16 लाख, 17,800 का कॉल राइटर बैकफुट पे। सो स्टैट्स के वाइज स्ट्रांग है, लेकिन हायर लेवल्स पे मोमेंटम आने के लिए वेट फॉर 681, 710 टू बी क्रॉस्ड। वो जब तक क्रॉस नहीं हुआ हर्षता, नो थॉट्स फॉर लॉन्ग। हर्षता, ओवर टू यू। ओके, तो नो थॉट्स फॉर लॉन्ग, उन लेवल्स का इंतजार रहेगा। वेरी क्विकली वीरू, स्क्रीन पर देख लेते हैं क्या ट्रेंड कर रहा है आज तेजी में, किन किन स्टॉक्स की बारी है दरअसल लीडरशिप पोजीशन में आने की। तो तेजी वाले स्टॉक्स ऑफ कोर्स हम पहले आपके लिए पेश करेंगे क्योंकि मूड खरीदारी का साफ बनता हुआ दिखाई दिया है। इसमें गौर करिएगा, ऑटो कंपनियों में M&M 3.5% ऊपर। वो जो ओंटारियो पेंशन फंड के साथ महिंद्रा सस्टेन में इन्वेस्टमेंट आने वाला है, उसका कुछ असर यहाँ पर बनता हुआ। एस्कॉर्ट्स कुबोटा में बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट्री कंपनी की तरफ से 8% भागा है। बजाज फाइनेंस में आज रौनक लौटी है और अंबुजा सीमेंट तो 9.25% ऊपर क्यों? क्योंकि जो प्रमोटर हैं अब अदानी ग्रुप अतिरिक्त 20,000 करोड़ का निवेश कर रहे हैं। साथ ही साथ वारंट्स के जरिए निवेश होगा। गौतम अदानी ये भी कह चुके हैं कि 2030 तक अंबुजा ACC मिलकर कंपनी के हाथ में अदानी का जो सीमेंट पोर्टफोलियो होगा वो देश का सबसे बड़ा कैपेसिटी वाला पोर्टफोलियो होगा। उन कमेंट्स पर दरअसल वो स्टॉक भागा है। अब लेकर आइएगा मंदी वाले ट्रेड्स। तो मेटल्स में टाटा स्टील के लिए आज मुनाफा वसूली वाला सत्र। सिप्ला US FDA की ओर से 3 और ऑब्जर्वेशंस आई है, पहले की इन्वेस्टिगेशन वाली रिपीट हो रही है वो ऑब्जर्वेशंस। 1.5% नीचे। कैनफिन होम्स और डेल्टा कॉप में हमने देखा है कुछ करेक्शन बनता हुआ। 3.5% के नुकसान पर दरअसल ये ट्रेड साफ देखने को मिला है। तो ये फिलहाल मार्केट का माहौल है। अब ऐसे में आपके लिए क्या ट्रेड बैठेगा तेजी की तरफ और कहां पर मंदी अभी भी की जा सकती है, उस पर हमारे जानकार जुड़ेंगे। आज कमाई का अड्डा में टेक्निकल्स पर हम बात कर रहे हैं अमित सेठ से, प्रकाश गाबा से और साथ ही साथ मानस जायसवाल से। इसके अलावा नीलेश जैन भी कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। फंडामेंटल्स पर डिटेल में बातचीत होगी शरद अवस्थी के साथ। 4 का चौका में 2.20 पर मानस जायसवाल का सस्ता ऑप्शन आएगा। FNO सुपरस्टार 230 नीलेश जैन देंगे। चार्ट का चमत्कार 240 अमित सेठ से लेंगे और मिड कैप फंडा शरद अवस्थी तैयार करेंगे। लेकिन आज नजरें हमारी मोतीलाल ओसवाल की ग्लोबल कॉन्फ्रेंस पर भी है। वहां पर कई सारे FIIs, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, कई कंपनियां पहुंची है। तो एंजल वन के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश ठक्कर से हम बातचीत करने वाले हैं कुछ ही देर में। उनसे एक नजरिया पूछेंगे कि ओवरऑल भारतीय इक्विटी को लेकर कितना उत्साह है और इनके नंबर्स क्या कह रहे हैं। इसके अलावा क्या चल रहा है में खास सेक्टर पर फोकस रहेगा और साथ ही साथ मार्केट बिग वॉइस में हम आस्क इन्वेस्टमेंट के CIO प्रतीक अग्रवाल से भी चर्चा करेंगे। ये सब होगा और हर रोज की तरह डीलिंग रूम चेक भी आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन तैयार रहिएगा एक एक्शन पैक्ड सत्र के लिए और बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज के लिए भी। जी हाँ, चलिए आइए शुरुआत करते हैं मानस के साथ। और इस बीच आपकी स्क्रीन पे 2-3 चीज़ें हो रही हैं और वो ये है कि मारुति फ्लाइंग एट डे हाई। ऑटो स्पेस में बीते 1 घंटे में मैं सिर्फ एक चीज़ जोड़ देता हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग एडिशंस देखे गए हैं। बजाज ऑटो कॉल्स एट डे हाई, मारुति एट डे हाई, बहुत सारे अगर आप देखें स्टॉक्स। अशोक लेलैंड अच्छा मूव देता हुआ, ये कुछ चीज़ें मार्क करनी काफ़ी ज़रूरी थी। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका पहला कन्विक्शन ट्रेड, क्या चीज़ करेंगे आप? देखिए, मंदी की तरफ भी थोड़ा ध्यान है, तो मेरा समझना है कि LIC हाउसिंग फाइनेंस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 दिनों से हम सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं और आज स्टॉक ने अपने 20-डे मूविंग एवरेज को ब्रीच कर दिया, उसके नीचे गया है। मेरा समझना है कि अब शायद स्टॉक तैयार है अपने 50-डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के लिए, जो कि 400 रुपए के आसपास है। एक छोटा सा ट्रेड लेना होगा तो करंट लेवल पे आप एक शॉर्ट कॉल ले सकते हैं। 423 रुपए के स्टॉप लॉस से बिकवाली करिए। 405 रुपए तक के टारगेट्स आपको LIC हाउसिंग देखने को मिल जाएंगे। LIC हाउसिंग फाइनेंस में यहाँ पे एक शॉर्ट कॉल है 416 के जोन में। एक सेकेंड, -@416.40 माइनस। इंटरेस्टिंग है, आई मीन NBFCs में याद रखिएगा स्ट्रेंथ भी है। आज आपने बजाज फाइनेंस का अगर आप देखें क्या शानदार मूव देखा है। HDFC मिड सेशन तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, उसके अगेंस्ट अगर आप देखिए कि NBFC को पकड़ के रहा, HFCs में आप शॉर्ट कर रहे हैं। ओके, एक बहुत ही अगर आप देखें ब्रेव आइडिया यहाँ पर मानस का। आगे बढ़ते हैं, मानस के बाद चलते हैं सीधे प्रकाश का बसर के पास। प्रकाश सर, आपका कन्विक्शन ट्रेड? कन्विक्शन ट्रेड ये है कि आज मारुति पे ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड।
ट्रेड कर रहे हैं आप 9289, स्टॉप होना चाहिए 9150। मुझे लगता है 1-2 दिनों में शायद 9400 देखेंगे, तो मारुति पर यस ध्यान देना चाहिए आज। 9400 के टारगेट के लिए मौका, मारुति में खरीदारी करने का 100 रुपए ऊपर है वो काउंटर। अमित, आफ्टरनून बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून हर्षिता मैम, गुड आफ्टरनून वीरेन जी। हर्षिता मैम, मेरी भी नज़र ऑटो सेक्टर पे है। इनफैक्ट पिछले आधे घंटे से काफ़ी सारे ऑटो स्टॉक्स में मोमेंटम देख रहे हैं। मारुति इज डेफिनेटली वाज अ वेरी गुड पिक। उसके अलावा जो सेकंड इन लाइन जहाँ पे मुझे रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा लग रहा है, दैट इज अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड ने अपने 20 डेमा पे सपोर्ट लिया एंड इट इज ऑलमोस्ट कटिंग 10 डेमा। तो इसमें लॉन्ग की सलाह है। 163 का इसका प्राइस है, बाय करिए। टारगेट्स लगभग रहेंगे 168 से 170 के, और स्टॉप लॉस रखूंगा 160 का। अशोक लेलैंड में तेजी का ट्रेड 161 के आसपास दरअसल आप स्टॉप लॉस लगाइएगा, और इसमें एक बाय साइड का एक रेकमेंडेशन क्लियरली आ रहा है। मोमेंटम में है काउंटर, काफी समय से दरअसल यहाँ पर एक अच्छी तेजी बनती दिखाई दे रही है। नीलेश, आफ्टरनून बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? वेरी गुड आफ्टरनून हर्षिता जी, वीरेन जी एंड सभी को। देखिए, बैंकिंग स्पेस पे अभी भी मेरी निगाहें हैं। जिस हिसाब से पीएसयू बैंकिंग स्पेस ओवरऑल एज अ सेक्टर अच्छा लग रहा है, उसके साथ ही साथ कुछ चुनिंदा प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी काफी अच्छा एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो फेडरल बैंक ये एक पर्टिकुलर काउंटर है जहाँ पे पिछले 3 दिनों से कंसोलिडेशन हम देख रहे हैं, और एक मेजर ट्रेंड है वो अभी भी अपसाइड में है, और इसके चलते यहाँ पे बिल्कुल भी गिरावट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ऊपरी स्तरों पर 127 तक की अपसाइड हमें यहाँ पे नजर आती है। 120.8 दिन के लोवेस्ट लेवल के आसपास का स्टॉप लॉस रखना होगा, और 127 रुपए से लेके 130 रुपए तक की अपसाइड के टारगेट्स होंगे। तो ज्यादातर ट्रेड जो आए हैं वो तेजी की तरफ ही आते हुए दिखाई दे रहे हैं, बारिंग एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, जिस पर एक सेल साइड का आइडिया आपने सुना। लेकिन अब बात 18वीं मोतीलाल ओसवाल एनुअल ग्लोबल इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस की। इस कॉन्फ्रेंस में दरअसल देश दुनिया के एफआईआईज, दिग्गज निवेशक और कंपनियां शामिल हो रही हैं, और हमारे साथ एंजल वन के सीएमडी दिनेश ठक्कर जुड़ रहे हैं सीधे कॉन्फ्रेंस से। ठक्कर साहब, शुक्रिया सीएनबीसी आवाज के लिए समय निकालने के लिए। आई एम श्योर आपके लिए भी काफी एक्साइटिंग होगा, क्योंकि पोस्ट कोविड इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस मोतीलाल खुद ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो आपको मौका मिला है कई लोगों से रूबरू होने का। एक पल्स मुझे बताइए, किस तरह का पार्टिसिपेशन आपने आसपास में देखा है, और आजकल ये चर्चा खूब होती है कि एफआईआईज भारत पर क्या नजरिया बना रहे हैं। जिन लोगों से आपने बातचीत की, भारतीय मार्केट्स के प्रति कितना इंटरेस्ट बढ़ रहा है? क्योंकि उस सवाल के पीछे ही जुड़ा हुआ है मेरा अगला सवाल, जो बताएगा कि एंजल वन के लिए कितने और सुनहरे मौके देखने को मिलेंगे बिजनेस को ग्रो करने के लिए। एक पल्स दीजिए पहले प्लीज। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। ये इस टाइप के कॉन्फ्रेंस तो कोविड के पहले देखते थे, काफ़ी बड़े कॉन्फ्रेंस एंड ऑल दैट, और अब की बार इतना सारा रिस्पांस देखते हुए लगता है कि इंडिया स्टोरी में काफ़ी लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। यहाँ पे करीबन 900,000 के करीब पार्टिसिपेंट्स हैं, एफआईआईज एंड ऑल दैट। जब उनसे बात करते एक बात क्लियर है कि उनको इंडिया स्टोरी में ज़्यादा ट्रस्ट है। वन, बिकॉज यहाँ के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं। उनको ये लगता है कि नेक्स्ट 5-10 ईयर्स का अगर स्टोरी देखें, जो चाइना में हुआ था विच वॉज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, इंडिया मोस्ट प्रॉब्ली लगभग उस स्पीड के हिसाब से रिप्लेस करेगा चाइना को। बिकॉज आप देखोगे लास्ट 2 साल से इंडिया का परफॉर्मेंस बाकी सब ग्लोबल मार्केट से, इकोनॉमी से काफ़ी अच्छा रहा है। तो ओवरऑल सेंस काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी एंथुसियाज्म है समझने के लिए इंडियन कंपनीज़ और इंडिया में जो हो रहा है उसमें। जो आप इंटरेस्ट देखोगे कि माइनस लाइक यूरोप एंड यूएस, जहाँ पे वो लोग अभी भी इतने पॉजिटिव नहीं हैं, बट इंडिया स्टोरी को लेके दे आर थिंकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग बिग इन इंडिया। सो दैट्स अ बिग डिफरेंस आई एम सीइंग राइट नाउ। तो इस बिग इन्वेस्टमेंट के पीछे फिर डोमेस्टिक निवेशक, जिन्होंने दरअसल इस रैली में सबसे ज्यादा पैसे लगाए हैं, स्पेशली कोविड एरा के दौरान, और अभी भी हम देख रहे हैं रिटेल निवेशकों का, एचएनआईएस का पार्टिसिपेशन काफी तगड़ा है, उनका कॉन्फिडेंस आपको कितना और मजबूत होता हुआ दिखाई दिया है? मुझे लगता है कोविड के बाद में जो अगर अपना ये फंडामेंटल अपना ये सपोर्ट जो मिला है इस मार्केट को, रिटेल से मिला है। पहले मैं तो इस मार्केट में 25-30 साल से हूँ,
जब भी रिटेल इन्वेस्ट जोरों से करता था तो कहा जाता था मार्केट का टॉप बन जाता था। बट अब की बार पहली बार देखा हुआ है कि बॉटम से लेके जैसे कोविड का रिएक्शन देखा मार्केट घटा था, रिटेल ही था जो मार्केट में आया था और काफ़ी अच्छे अमाउंट में इन्वेस्टमेंट किया। और अब लास्ट ईयर देखोगे एफआईएस ने करीबन 1,30,000 करोड़ का माल बेचा और टोटली एब्जॉर्ब हुआ रिटेल पार्टिसिपेशन जो म्यूचुअल फंड थ्रू आया। ऐसा बहुत रेयर देखा गया है कि अपना ये एफआईएस की इतनी बड़ी सेलिंग और अभी भी मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। आप अगर याद करोगे 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में जब एफआईएस ने कुछ 40-50 हज़ार करोड़ का माल बेचा था और मार्केट 50% टूटा था। अब की बार उन्होंने उससे डबल माल बेचा है और पूरा का पूरा माल डीआई थ्रू अपना ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने एब्जॉर्ब किया है। तो मुझे लगता है कि ये पहली बार हम देख रहे हैं कि रिटेल का जो इन्वेस्टमेंट है वो स्ट्रक्चरल है और काफ़ी रेगुलर इंटरवल्स पे आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये अपना ये काफ़ी एक बड़ा चेंज देखने मिल रहा है इस इंडस्ट्री में। जो हम पहले देखते थे कि रिटेल का इन्वेस्टमेंट सिक्लिकल होता था, अगर एफआईएस बेचती थी तो रिटेल भी उसको फॉलो करता था। अब की बार पहले बार है कि दे आर नॉट वरीड अबाउट एफआईएस सेलिंग एंड इनफैक्ट एफआईएस इज़ वरीड अबाउट दैट। मार्केट को काफ़ी स्टडी रखा है रिटेल ने और अब जब फंडामेंटल अच्छे लग रहे हैं मार्केट में, जब वो मार्केट में वापस आएंगे तो हम समझ सकते हैं कि मार्केट के लेवल्स क्या होगी। ठीक है साहब, वाकई अगर आप देखें बहुत सारे अगर आप देखें आपने पॉइंट्स गिनवाए और जब हम कहते हैं कि इंडिया इस वक्त ज़्यादा अच्छी स्थिति में है, परिस्थिति में है वर्सेस अगर आप देखें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो वो 2-3 चीज़ें बातें क्या हैं जिसके आधार पे आप कहते हैं कि वी आर बेस्ट इन द वर्ल्ड। देखिए हमारा एनपीए साइकिल काफ़ी अगर आप देखें मजबूत है इस वक्त। हमने पूरे पिछले 4 महीने के कमोडिटीज़ के प्रेशर को बहुत अच्छी तरीके से झेल लिया। आपके मुताबिक वो क्या 2-3 बिंदु हैं जो कि इस कॉन्फ्रेंस में भी हाईलाइट हुए और जिसको एक बेस बना के आपको अपने आगे का निवेश और आपके आगे की निवेश की रणनीति को लेके चलना चाहिए? देखो एक बात तो इंडिया ने 2015 से ये फिस्कल टाइटनिंग जो शुरू किया उसका डिसिप्लिन आज तक मेंटेन किया हुआ है और ये एक काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है। इन्फ्लेशन को काफ़ी कंट्रोल में रखा हुआ है। तो इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता था इन्फ्लेशन। सेकंड आप देखोगे ये पूरे फेज़ में कंपनियों की बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी है। बैंक की बैलेंस शीट देखो, प्रोविज़न काफ़ी ज़्यादा किए हुए देन जो हम डिफ़ॉल्ट एक्सपेक्ट करते हैं। तो इस टाइप का सिचुएशन कभी भी इंडिया में नहीं देखा हुआ था जहाँ पे गवर्नमेंट का फिस्कल अपना ये फिस्कल पॉलिसीज़ आर केप्ट टाइट, इन्फ्लेशन इज़ अंडर कंट्रोल। इफ़ यू कंपेयर टू ग्लोबल इन्फ्लेशन जिस ढंग से बिल्कुल अनकंट्रोलेबल है, यहाँ पे इंडिया में काफ़ी अपना ये दिख रहा है कि अभी कमोडिटी के प्राइसेस भी, फूड ग्रेन्स के प्राइसेस भी नीचे हो रहे हैं। सेकंड जैसे मैंने कहा था कॉर्पोरेट बैलेंस शीट इतनी स्ट्रॉन्ग तो कभी हमने नहीं देखी और बैंक्स जो है अंडर लिवरेज है। अभी क्रेडिट साइकिल तो अभी शुरू हुई है। तो अब की बार ये लगता है कि ये ग्रोथ में वी विल सी लेस ऑफ एनपीएस एंड प्रॉपर स्ट्रक्चरल ग्रोथ। तो ये लगता है कि आप कंपेयर करोगे बाकी सब देशों से अपनी स्टोरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा सर, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि यहाँ से आगे चलते हुए आप अपने क्लाइंट बेस को भी अगर आप देखें एडवाइस देते हैं, आप देश को अगर आप देखें इस मंच पर आके एडवाइस भी दे रहे हैं, आपका सबसे स्ट्रॉन्ग अगर मैं पूछूँ सर ठक्कर साहब कि कन्विक्शन एरिया कौन सा है? आज बाज़ार में बहुत सारी चीज़ें चल भी रही हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं भी चल रही हैं, फॉर इंस्टेंस बैंक्स एंड फॉर इंस्टेंस IT एज वेल। आपका सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन क्या है सर जब आपने इन क्वार्टरली अर्निंग्स को देखा, जब आप आगे बढ़े, आप इस कमोडिटी साइकिल के प्रेशर को देख रहे थे, यहाँ से जब हम इमर्ज होकर बाहर आए हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन कहाँ पर है आपका? 2-3 सेक्टर काफ़ी अच्छे लगते हैं। जैसे मैंने कहा एक बैंक तो काफ़ी अच्छा लगता है, क्रेडिट ग्रोथ तो अभी होना शुरू हुआ है, अभी जस्ट अ बिगिनिंग है आई वुड से। और आप बैलेंस शीट देखोगे, बैंक की इतनी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट कभी भी अपने बैंक्स की देखी नहीं। तो काफ़ी बड़ा ग्रोथ मुझे लगता है बैंकिंग सेक्टर में लग रहा है। अगर आप देखोगे फार्मा सेक्टर भी काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है। तो ओवरऑल ये 3-4 स्ट्रक्चर जो मेन अपना ये मेन सेक्टर्स है इंडिया के काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बट क्योंकि हम मोस्टली रिटेल क्लाइंट में डील करते हैं तो हमारा मानना ये है कि रिटेल इन्वेस्टरों को 1-2 सेक्टर की तरफ नहीं देखना चाहिए, एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। बिकॉज क्या होता है जो सेक्टर अच्छे नहीं हैं आज उनकी वैल्यूएशन भी अच्छी है। तो ओवरऑल अप्रोच ये रहेगा
जो मैंने सेक्टर्स कहे वो अच्छे लग रहे हैं, बट उसके बावजूद भी अगर इन्वेस्टर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखेगा और मोस्टली मैं कहूँगा कि निफ्टी स्टॉक्स ये सारे अपने ये जो इंडाइसिस है उनके स्टॉक्स लेगा ना तो काफ़ी सेफ रहेगा। मैं रिटेल निवेशक से ही जुड़ा हुआ अगला सवाल दिनेश जी आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि आपने कहा आपकी कंपनी वो रिटेल क्लाइंट्स पर ही फोकस कर रही है। हाल फिलहाल जो ताज़ा डेटा आया था कि अब भारत में 10 करोड़ से ज़्यादा डीमैट अकाउंट है, विच इज़ क्वाइट अ बिग नंबर इन इटसेल्फ। इसमें से आपके कितने सब्सक्राइबर्स हैं? और मुझे ये बताइए, इस रिटेल पार्टिसिपेशन के तेज़ी से बढ़ने के चलते आप अपने मार्केट शेयर को कितना ग्रो होता देख रहे हैं? क्या स्ट्रैटेजी रहेगी एंजल वन की इस पर्टिकुलर वेव को राइड करने की? अभी टोटल क्लाइंट बेस देखोगे 10 करोड़ है, म्यूचुअल फंड के फोलियोज देखोगे अराउंड 9 करोड़ है, उसमें करीबन लगभग अपना ये 1 करोड़ से भी ऊपर हमारे क्लाइंट बेस है। और क्लाइंट बेस का आप ग्रोथ भी देखोगे कि एवरी ईयर अराउंड 4 से 5 लाख का न्यू कस्टमर बेस एंजल वन में ऐड होता है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि इंडस्ट्री लग रही है कि अपने ये 10 करोड़ अपने ये अकाउंट्स है, बट इसमें एक्टिव अकाउंट देखोगे आज भी करीबन 35-40% सिर्फ एक्टिव अकाउंट है। तो अभी भी ग्रोथ जो मुझे लग रहा है रिटेल में काफ़ी बाकी है। अगर आप कंपेयर करोगे चाइना कोरिया में जहाँ पे 15% 16% पॉपुलेशन अपना ये इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है, और यूएस देखोगे तो अराउंड 60-65% है। तो उस हिसाब से इंडिया देखोगे अगर मैं एक्टिव अकाउंट देखूंगा आज भी 3% का पेनिट्रेशन है। तो ये स्टोरी मुझे लगता है अभी भी काफ़ी अपना ये स्ट्रॉन्ग है, और जब तक सारे अकाउंट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं होता है तब तक मैं ये नहीं कहूँगा कि अपनी ये जर्नी टुवर्ड्स लाइक फाइनेंशियलाइजेशन या यूथ को गाइड करना कि ये एसेट क्लास काफ़ी अच्छा है वो कंप्लीट होता है। आई थिंक दैट ये स्टोरी जस्ट स्टार्ट हुई है बिकॉज ऑफ डिजिटाइजेशन। लोग स्मॉल सेविंग्स डाल रहे हैं, बट मुझे ये लगता है कि लुकिंग एट परफॉर्मेंस ऑफ दिस एसेट क्लास फॉर नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स अपनी इंडिया में ये इक्विटी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट यहाँ से काफ़ी हद तक बढ़ेगी। और ये जो हम देख रहे हैं वो तो जब शुरुआत है, ये जो अकाउंट्स खुले अपने ये 10 करोड़ अकाउंट उसमें भी सेविंग आना बाकी है, और बाकी भी जो मुझे ग्रोथ लग रहा है आप पैन कार्ड देखोगे करीबन 45 करोड़ पैन कार्ड है। तो नथिंग स्टॉप्स पीपल फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन इक्विटी। आप इक्विटी देखोगे उसने आज तक करीबन 14 या 15% का कंपाउंडिंग रिटर्न दिया है। ऐसा कोई एसेट क्लास नहीं है जो 14-15% का रिटर्न करीबन 20-30 ईयर से देता आया है। और ये इरा में देखोगे जहाँ पे इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, एफडी से ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलते हैं, मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा यूथ इस मार्केट में आएगा और इन्वेस्टमेंट करेगा। तो आपका अब की टारगेट ऑडियंस क्या मिलेनियल्स ही हैं ठक्कर साहब? और लार्जली कौन से नए शहर, किस तरह के कहाँ पर आप ज़्यादा बिजनेस को एक्सपैंड होता देखते? क्योंकि 10 साल पहले जब हम बात करते थे तब लार्जली इक्विटी मार्केट का कल्चर अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे बेसिस में हुआ करता था, मेट्रोज तक रिस्ट्रिक्टेड था। वो कितना और पेनिट्रेट हुआ है? और जब आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं तो किस तरह की ज्योग्राफीज को आप टारगेट कर रहे हैं, किस तरह के ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं? सही है। पहले आई एम टॉकिंग अबाउट डिजिटाइजेशन के पहले 2015 के पहले सिर्फ अर्बन और टियर 1 मोस्टली इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते थे, तो ब्रांच ऑफिसेस। पर डिजिटाइजेशन के बाद में आप देखोगे इंडिया की 97 अपना % पिन कोड पे अकाउंट खुलते हैं। और ऐसे नहीं कि हम सिर्फ टारगेट करते मिलियनियल को, बल्कि मिलियनियल का क्या है कि अपना ये डिजिटल यानी कि स्मार्टफोन यूज़ करना, सोशल मीडिया में अपना चेक करना इक्विटी मार्केट कैसे लगता है, उनके लिए काफ़ी इजी है। तो हम टारगेट नहीं करते, बट मोस्टली जो ऑडियंस हमारे पास आता है वो करीबन 25 से लेके 28 के एज में स्वीट स्पॉट है हमारा। और जब हम टारगेट करते हैं हम ऐसे नहीं सोचते कि कौन से पिन कोड में, हमारे टोटल एक्विजिशन अक्रॉस इंडिया होती है। पर अच्छी बात यह है कि अक्रॉस इंडिया सभी जन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब आप देखोगे 95% ऑफ द पॉपुलेशन जो हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं, नए अकाउंट जो खुलते हैं, वो टियर 2, टियर 3 और बियॉन्ड सिटी से आते हैं, जो पहले कभी ऐसा ट्रेंड देखा नहीं गया था, 95%। और अब देखोगे नए जो कस्टमर बेस अपना ये मार्केट को जुड़ा है, 78% जो लोग हैं वो डिजिटल ब्रोकर के थ्रू आए हैं। तो जो भी आप एक्सपांशन देख रहे हो इस इंडस्ट्री में 3 साल से, मेजॉरिटी कंट्रीब्यूशन 75% डिजिटल प्लेयर ने किया है, जो कि करीबन 3 या 4 प्लेयर ही है।
ऑल द वेरी बेस्ट ठक्कर साहब, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी, आप और भी लोगों से वहाँ पर मिलेंगे, आपसे फिर मुलाकात ज़रूर होगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस एंजल वन का रहा है और जिस तरह की रिटेल स्टोरी की पेनिट्रेशन की आप बात कर रहे हैं, आई वोंट बी सरप्राइज की और डीपन होती हुई दिखाई देगी। ये है दिनेश ठाकर, एंजल वन के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, सीधे मोतीलाल ओसवाल की उस 18वीं मैजिक कॉन्फ्रेंस से हमारे साथ जुड़ते हुए, जिन्होंने कहा कि मार्केट के प्रति लोगों का उत्साह लगातार बढ़ रहा है और खासतौर रिटेल निवेशकों का भागीदारी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक बार स्टॉक्स दिखा दीजिएगा, मोतीलाल ओसवाल का शेयर, एंजल वन का शेयर, क्योंकि ये वो ट्रेड्स हैं जो नॉर्मली तेजी वाले मार्केट में चलते भी हैं। इनफैक्ट सीडीएसएल बीएसई में भी हमने देखा था हाल फिलहाल में कुछ एक्शन नजर आया था। इस बीच चलिए ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं और इनफैक्ट शरद अवस्थी का ट्रेड बाकी है और विकास सालुंके भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? कोई खास स्टॉक जो आपने चुना हो? जनरली हमारा बाई ऑन डिप्स ही है अभी भी अप्रोच, और हमें लगता है वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। यूनाइटेड फॉस्फोरस इन वैल्यूएशंस पे मुझे काफी अच्छा लगता है। हमें लगता है लॉन्ग टर्म टारगेट आसानी से 850 से 900 रुपए के आसपास होने चाहिए। तो थोड़ी करेक्शन आ भी गई है स्टॉक में, तो इन वैल्यूएशंस पे ये स्पेस काफी अच्छी लगती है। यूपीएल में डिप पर खरीदारी की सलाह, स्टॉक आज देखिए 1.5% ऊपर। विकास सालुंके, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड इस घंटे का। गुड आफ्टरनून हर्षदा, मुझे लगता है कि आईटीसी में एक पॉजिटिव रिजल्ट वापस देखने मिल सकता है। ऑलरेडी वो ऊपर के रेंज में ट्रेड कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ से वापस जो कल रिट्रेस हुआ था वो वापस यहाँ पे मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिल रहा है। ऊपर में 345 का टारगेट यहाँ पे आईटीसी में आते हुए देखने मिलेगा। नीचे में 328 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। ये भी मुझे लगता है 1 से 2 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू में ये टारगेट के आसपास ये काउंटर वापस मूव करते हुए देखने मिलेगा। तो मुझे लगता है आईटीसी 348 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। 348 के टारगेट के लिए, 340 तक के टारगेट के लिए आप इसे बाय कर सकते हैं। सुबह सुबह हमने पहले दूसरा ट्रेड मेरे ख्याल से आईटीसी लिया था, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था डे हाई की डिजिट्री में, और 335 की कॉल का अगर आप देखें जिक्र भी हुआ था उस टाइम, वो कॉल ऑप्शन अगर आप देखें एक बार प्लीज़ आईटीसी की कॉल रखिएगा। खैर उसका डिस्कशन बाद में करूँगा, बट स्टिल एट डे हाई अगर आपके पास वो ऑप्शन है कैरी करिए। स्ट्रॉन्ग ओआई बिल्डअप इस स्टॉक में हुआ है। अब चलते हैं आज का सस्ता ऑप्शन पिक करते हैं। मानस जी के सौजन्य से ऑप्शन आएगा। मानस, क्या पिक क्या है बताइए आपने? सस्ता ऑप्शन क्या ग्रिप में करना चाहेंगे आप इस वक्त? देखिए आईसीआईसीआई बैंक पे ध्यान देना चाहिए। आईसीआईसीआई बैंक में अब आपको 60 मिनट चार्ट पे लोअर टॉप लोअर बॉटम बहुत क्लियर दिखेंगे। एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था 904-905 रुपए की रेंज में, स्टॉक ने उसको भी ब्रीच किया है। तो मेरा समझना है यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है, इसलिए ऑप्शन में ट्रेड लेंगे। 900 का स्ट्राइक प्राइस वाला आईसीआईसीआई बैंक का ऑप्शन लेंगे। 16 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है, यहाँ पर खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस लगाएंगे 12 रुपए के आसपास का, और टारगेट ऊपर की तरफ 26 रुपए की सेट करेंगे। तो आईसीआईसीआई बैंक का 900 का पुट ऑप्शन लेने की सलाह रहेगी। आईसीआईसीआई बैंक का आप 900 का पुट ऑप्शन लेंगे, और याद रखिएगा जब से हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है उससे लगभग आधा घंटा पहले से ही सुबह जो सर्कमस्टेंसेस थे उसका ठीक एक इन्वर्स स्वरूप देखने को मिला। मतलब सुबह जहां निफ्टी में वीकनेस थी, निफ्टी बैंक में स्ट्रेंथ थी, और पिछले 1 घंटे में इट इज़ आई थिंक निफ्टी बैंक जो कोलैप्स कर रहा है, निफ्टी फिर भी अगर आप देखें स्टेबल है। तो बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में यहाँ पे जवाब बढ़ता हुआ, और 10 डिमा के नीचे यहाँ पे एक्सिस बैंक आईसीआईसीआई बैंक आता हुआ, और यहाँ पे आपको 17 रुपये में इसका पुट ऑप्शन बाय करना है जहाँ पे वीकनेस नजर आ रही है। बैंक्स थोड़ा सा अगर आप देखें पिछले कुछ समय वीक हैं, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर्स जो कि स्ट्रॉन्ग हैं, कुछ अच्छे अगर आप देखें मूव्स आने वाले स्टॉक्स में आपको दिखाता हूँ। अमित जरा एक बार आप देखिए टाइटन को। टाइटन ऑलमोस्ट डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में ट्रेड करता हुआ, इट्स नाउ 2623, डे हाई का जोन करीब करीब 2625 2626 का है। इसमें ऑप्शन एक्टिविटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आज आया 20 डेमा को अगर आप देखिए रिकैप्चर किया, रिगेन किया, उसके बाद अब 10 डेमा को क्रॉस करने की तैयारी करता हुआ। आपका व्यू इस पर, और कोई ऑप्शन कॉल अगर आपके जहन में आती हुई तो प्लीज़ वो भी सजेस्ट कीजिएगा। जी वीरेंद्र जी, इसमें हमने देखा एक जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न में एक बहुत बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न इसमें बन रहा है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न ने 20 डेमा पे सपोर्ट लिया। डेफिनेटली इसमें देखते हुए शॉर्ट टर्म चार्ट को देखते हुए मोमेंटम नज़र आ रहा है। स्पेशली अगर ये 10 डेमा क्रॉस कर लेता है तो इसमें और भी तेजी देखने को मिल सकती है। तो डेफिनेटली इस स्टॉक में एक लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 2623 का प्राइस है। स्टॉप लॉस रखेंगे एक छोटा सा 2590 रुपये का, और टारगेट्स लगभग रहेंगे 2675 के। और ऑप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक 2640 का ऑप्शन हमें लेना चाहिए।
2640 का ऑप्शन अभी अवेलेबल है 51 रुपीज़ पे। इसे बाई की सलाह है 40 रुपीज़ स्टॉप लॉस रखेंगे और लगभग टारगेट्स मेरे 71 रुपीज़ के रहेंगे। में एक तेजी का कॉल इस समय लेकर चले 2640 की कॉल खरीदनी है जो 54 पर खड़ी है, लेकिन यहाँ पर अच्छे रिटर्न्स बनने के चांसेस। एक और चीज जो टाइटन के दरअसल फेवर में जाएगी वो ये है कि सोने के दामों में थोड़ी सी नरमी आती दिखाई दे रही है, तो इनके लिए इनपुट कॉस्ट बेहतर होता है और जब सोना गिरता है तो लोगों के बीच खरीदारी की भी इच्छा बढ़ती हुई दिखाई देती है, क्योंकि नॉर्मली दिवाली से पहले, दिवाली के आसपास आसमान छूते हुए भावों में सेल्स पर इम्पैक्ट आता है। शायद ये सोने की नरमी इनके लिए एक पॉजिटिव रहेगा। प्री सीजन बाइंग शुरू होती हुई दिखाई दे सकती है। इंटरनेशनल मार्केट्स में अभी आप देखिए $1700 के नीचे और भारतीय बाजार में 50,000 के नीचे सोना ट्रेड करता हुआ। अच्छा, हमने आईटीसी का जिक्र किया कुछ ही देर पहले, जो विकास सालुंखे का पिक है। एक बार फटाफट नीलेश आप HUL के चार्ट पर नजर डालेंगे, 2-2.25% ऊपर और आईटीसी के साथ साथ इसमें भी भरपूर तेजी आती हुई और 2585 के लेवल्स आ गए हैं शेयर में इस समय। बिल्कुल हर्षिता जी, बहुत ही शानदार रिवर्सल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट मेरे भी रडार पे आया था ये काउंटर। यहाँ पे जिस हिसाब से आज के सेशन में एक रिवर्सल कैंडल फॉर्म हुआ है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए ऊपरी स्तरों पर 2620, 2650 तक का मूव हम यहाँ से एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। और करंट लेवल पे अगर कोई खरीदारी कर रहा है तो जो स्टॉप लॉस अब निकल के आ रहा है होगा लगभग 2535 का। तो 2535 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है फॉर द अपसाइड टारगेट ऑफ 2650। इसके साथ ही साथ देखिए कोलपाल में भी एक रिवर्सल कैंडल फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है, तो वहां पे भी ध्यान रखा जाना चाहिए। पामोलिव, आईटीसी, HUL, ये वो FMCG की स्टोरी है जिसमें तेजी की पोजीशंस इस समय खड़ी की जा सकती है और खास तौर से HUL के लिए 2650 के टारगेट्स आने की संभावना है। याद रखिएगा, इससे ठीक पहले आईटीसी पर 348 का टारगेट विकास सालुंखे ने दिया था। एक स्टॉक जो बिखर रहा है हालांकि इस बीच, वो है कैनफिन होम्स। 604 के लेवल्स, एक बार वायदे पर नजर डाल लेते हैं स्टॉक का। हाल थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। इनफैक्ट इस घंटे 5% के नुकसान पर, पूरे दिन तेजी में था, होल्ड कर रहा था, लेकिन अचानक यहाँ पर बिकवाली दरअसल दोपहर में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मानस, आपने क्या कुछ खास पढ़ा है इस चार्ट में, इतना गहरा क्रैक क्यों? देखिए टेक्निकली अगर आप देखिए तो 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे जैसे ही पिछला स्टॉक, वहां पर आपको लगातार वीकनेस देखने को मिल रही है। तो आई थिंक यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है। हालांकि इस लेवल पे शॉर्ट करने की सलाह नहीं रहेगी। कोई पुल बैक देखने को मिले तभी शॉर्ट करिए, क्योंकि जस्ट अभी कुछ मिनटों पहले स्टॉक ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया है। तो कोई पुल बैक देखने को मिले तभी आपको शॉर्ट कॉल लेना चाहिए, फ्रेश शॉर्ट कॉल लेना चाहिए। अदरवाइज बेहतर रहेगा कि स्टॉक को फिलहाल के लिए अवॉइड करें। नीचे की तरफ ध्यान रखें, अगर 590 रुपए के नीचे फिसला तब तो ये 100 डे मूविंग एवरेज की तरफ जाएगा, जो कि 565 रुपए के आसपास है। इस लेवल पर आप थोड़ा सा मंदी वाला एंटेना खड़ा करेंगे? आपने कहा अभी तो अवॉइड करें, किस लेवल को तोड़े तो शायद एक अग्रेसिव शॉट होगा? तो देखिए वो जो स्तर है वो 590 रुपए का है। 590 रुपए के नीचे 25 से 30 रुपए का डाउनसाइड कैनफिन होम्स में और देखने को मिलेगा, तो उस पर नजर रखिए। 590 रुपए के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं 606 के स्टॉप लॉस से 565 के टारगेट के लिए। 565 तक के टारगेट्स, 590 का स्तर अगर टूटेगा तो शायद 565 तक के लेवल्स आते हुए दिखाई देंगे। और 565 का लेवल क्रूशियल है, जैसे मानस कह रहे थे, क्योंकि वो 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास का स्तर है। अचानक इस स्टॉक में दरअसल दोपहर में बिकवाली बढ़ती हुई दिखाई दी है। इस पर आगे भी एक बार नजर डालेंगे, क्योंकि काफी गहरे क्रैक्स यहाँ पर अचानक आ गए हैं। चलिए, इस बीच सस्ता ऑप्शन की बारी है। आई बेग योर पार्डन, चार्ट FNO सुपरस्टार ले लेते हैं। और नीलेश तैयार हैं उस ट्रेड के साथ। बताइए नीलेश। बिल्कुल हर्षिता जी, देखिए आज के सेशन में जो FNO स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है वो है बजाज फाइनेंस। बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न यहाँ पे निकल के आ रहा है। इनफैक्ट बजाज ट्विंस दोनों ही काउंटर्स यहाँ पे आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे अगर हम चार्ट देखें तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन में से बाहर निकलने की तैयारी हो रही है। 7600 वो लेवल है जो ब्रेक करते ही यहाँ पे बहुत बड़ी तेजी हमें देखने को मिलेगी। लगभग 7800 से 8000 तक के टारगेट ओपन होते हुए नजर आएंगे। बट फिलहाल करंट लेवल के लिए हम यहाँ पे प्रेम करके चल रहे हैं कि ये ब्रेकआउट हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो बजाज फाइनेंस को करंट लेवल पे खरीदारी करने की सलाह होगी। 7520 का फ्यूचर में इसका प्राइस चल रहा है करंटली। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है वो है 7450 का, और ऊपरी स्तरों पर 7600 के पहले टारगेट होंगे, उसके बाद 7650 तक की अपसाइड यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे कोई ऑप्शन के जरिए ट्रेड लेना चाहता है
तो बजाज फाइनेंस का 7600 का कॉल ऑप्शन भी लिया जा सकता है, जो कि लगभग 160 के आसपास ट्रेड हो रहा है। 220 240 तक की अपसाइड वहां पे देखने को मिल सकती है एंड 135 का यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। फाइनेंस में एफएनओ का सुपरस्टार शेयर तेजी वाला 7600 के लिए एक मौका है, यहाँ पर खरीदारी करके चलेंगे आप। ऑप्शंस में भी दरअसल एक अपॉर्चुनिटी है, और अगर ऑप्शंस में ट्रेड लेना है तो सीधा 7600 जो टारगेट है फ्यूचर्स का, उसी का कॉल खरीदेंगे तो वहां पर आप तेजी का फायदा उठाते हुए दिखाई देंगे। अच्छा, क्योंकि आपने फाइनेंशियल्स की बात छेड़ी है, काबा साहब एक बार आपने इन सरकारी बैंकों को देखा क्या? स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा, पीएनबी, सब में तेजी है। इस घंटे के लिए अगर कुछ चुनना है तो वो क्या होगा? बैंक ऑफ बड़ौदा की बात वीरू ने की थी, मैंने वहां पर ऑब्जर्व किया। यस, अपू वहां पर तो है डेफिनेटली, और करीब 150 तक जाने की संभावना है। स्टॉक होना चाहिए 138, लेकिन कैनरा बैंक को भी नहीं भूलना चाहिए, पंजाब नेशनल बैंक को भी नहीं भूलना चाहिए। पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो यहाँ पर अपू है, लेकिन कैनरा बैंक मैं देख लेता हूँ। यस, एक मिनट। कैनरा बैंक में एक तेजी तो नजर आ रही थी मुझे, और मुझे लगता है कि यहाँ पर भी एक अपू बाकी है। यहाँ पर स्टॉप होना चाहिए 244 का, अपसाइड टारगेट करीब 260 के। तो पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, लगता है समथिंग इज कुकिंग इन पीएसयू सेक्टर। कैनरा बैंक हालांकि ऊपर से देखिए कोलैप्स हुआ थोड़ा सा, बट स्टिल सुबह काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेरिएशन था। और इस वक्त बीते कुछ समय में, जैसे कि मैं कहता था कि 1 घंटे में थोड़ा सा बैंक निफ्टी में शॉर्टिंग हुई है। मानस ने एक शॉर्ट ट्रेड लिया था आईसीआईसीआई बैंक पे, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में भी शॉर्ट कॉल लिया गया इस कार्यक्रम में। थोड़ा सा एनबीएफसीज में कुछ पॉइंट्स जो हैं वो प्रेशर में हैं। मीनवाइल एक बार आप आरबीएल को भी लिख लीजिए, हर प्रकार के, अगर आप देखिए नाना प्रकार के स्टॉक्स हैं यहाँ पे, और आरबीएल बैंक आपकी स्क्रीन पर करीब करीब 125-40 पे डे लो से रिकवर होकर करीब करीब 125-50 की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है। खैर, इससे बाहर निकलते हैं और हमारा खास सेगमेंट जिसमें हम बात करते हैं कि आखिरकार ये बाजार में हो क्या रहा है, आखिर इस स्पेस में चल क्या रहा है। और आज का अगर आप देखें कुछ खास विषय, दीपाली हमारे साथ जुड़ी है। दीपाली बताइए। कैंपस एक्टिववेयर काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखा रहा है। इनफैक्ट लिस्टिंग से लेकर अब तक मोर देन 50% के इसने रिटर्न दिए हैं, और अगर आईपीओ प्राइस से कंपेयर करेंगे तो मोर देन 100% ये स्टॉक चल चुका है, और रीसेंट लिस्टिंग भी है। कई सारे फैक्टर्स हैं जो लगातार ड्राइव कर रहे हैं। फंड हाउसेस की बाइंग इसमें हो रही है, कंपनी कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड कर रही है। एथलीजर सेगमेंट में कंपनी ज्यादा जोर दे रही है, और हाल ही में कंपनी ने अपना ऑटम एंड विंटर कलेक्शन लॉन्च किया, और जब ये कलेक्शन लॉन्च किया तो एनुअल डीलर मीट भी हुई दिल्ली में, जहां उन्होंने अनाउंस किया कि वो 300 नए शू डिजाइन लेकर आएंगे। 100 ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, और जो 200 नए डिजाइन होंगे वो इस साल के अंत तक वो लाने का प्लान कर रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल की जो इनफैक्ट आज रिपोर्ट आई है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है फुटवेयर सेगमेंट पर। कैंपस एक्टिववेयर को लेकर उन्होंने कवरेज शुरू की है 640 के टारगेट के साथ, और उनका मानना यह है कि वैल्यूएशन प्रीमियम जरूर है, लेकिन वो जस्टिफाई करती हैं कंपनी के फंडामेंटल्स को। उनका मानना है कि कंजम्पशन स्पेस में ये एक सक्सेसफुल ब्रांड है, सप्लाई चेन कैपेबिलिटीज कंपनी की काफी स्ट्रांग है, और जो प्रीमाइजेशन पुश है या फिर जो टेक्टोनिक शिफ्ट हो रहा है स्पोर्ट्सवेयर की तरफ, वो फर्दर कंपनी को बेनिफिट करेगा। इसीलिए वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 3 सालों में रेवेन्यू फ्रंट पर कंपनी 30% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रजिस्टर कर सकती है, और सिमिलरली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो यहां भी मोर देन 40% के रिटर्न्स एक्सपेक्टेड हैं। तो ब्रोकरेज हाउसेस का भरोसा, कंपनी का एक्सपेंशन और इंटरेस्ट यहां पर इस स्टॉक को फर्दर ड्राइव कर रहा है। जी हाँ, तो ब्रोकरेज का अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग व्यू यहाँ पर, और मैं कह सकता हूँ कि अगर आप बीते 4 महीने की प्राइस परफॉर्मेंस देखें तो फुटवियर सेगमेंट में सबसे स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मर ये रहा। और रीसेंट लिस्टिंग्स, मतलब मैं अगर CY20 के सेकेंड क्वार्टर की अगर लिस्टिंग्स को देखूं, उनमें से जिन्होंने अपने अब तक के गेंस को कायम रखा, दैट इज़ वन थिंग, और उसके ऊपर प्रीमियम ऐड किया, उसमें कैंपस एक्टिववेयर है। एक बार लिबर्टी भी रखिएगा। लिबर्टी में याद रखिएगा जून से लेके अब तक लगभग 60 रुपये का मूव आया। बाटा मोर और लेस फ्लैट रहा है, कोई सब्सटेंशियल मूव नहीं आया। वहीं ये स्टॉक मुझे याद आता है, इसका लिस्टिंग प्राइस अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखें 350 पौने 400 की रेंज में था। इसका डाउन साइड आया 318 तक, इट्स नाउ एट 580, 640 का पॉसिबल स्विंग। शरद जी, आपकी राय क्या है? कैंपस, आपका व्यू इस स्टॉक पे, और जो लोग हेल्दी प्रॉफिट से बैठे हैं उनको क्या करना चाहिए, और अगर अभी भी अगर आप देखें कन्विक्शन है आपका, तो कहाँ तक के लिए रखना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है ये वैल्यूएशन पे लगभग स्टॉक फुल्ली वैल्यूड है। हालांकि एथलेजर सेगमेंट में प्रेजेंस है, जो सबसे हाई ग्रोइंग सेगमेंट सब सेगमेंट रहेगा विद इन फुटवियर, हमारा भी यही मानना है इंडिया में।
लेकिन अभी जो वैल्यूएशन है, अगर आप देखें FY24 की एक्सपेक्टेड अर्निंग 8 रुपए के आसपास है, अगर मैं FY25 पे डिस्काउंट कर लूँ तो 13, तो उस पर ऑलरेडी स्टॉक 55-60 टाइम ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है सब कुछ इतना आसान नहीं होता जब आप 30-40%, 50% ग्रोथ की बात करते हैं लॉन्ग टर्म में, तो बीच में बहुत सारे हिकअप्स आएंगे। बाजार लगभग ऐसा डिस्काउंट कर रहा है कि ये सब हो ही जाएगा। मुझे लगता है अभी इन वैल्यूएशंस पे अवॉइड ही करना चाहिए। अगर आपको मुनाफा मिल रहा है तो बुक करके एग्जिट कर देंगे। अगर प्रॉफिट्स हैं तो उनको कैश में कन्वर्ट करिए। ये आपकी अगर आप देखें राय यहाँ पर है 582 के प्राइस में। मीनवाइल कुछ ट्रेड्स स्क्रीन पे याद रखिएगा, इंडिसेस कहीं भी जाएं, कैसा भी करें, बहुत अच्छा कर रहे हैं स्क्रीन पर। मैं एक एक करके अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे ट्रेड्स रख देता हूं। यहाँ पे देखिए कैंपस के डिस्कशन को यहीं पे अगर आप देखें तो हम समाप्त करते हैं, लेकिन आप लेके आइए 2-3 स्टॉक्स जो इस वक्त स्क्रीन पे ह्यूज OI एडिशंस के साथ डे हाई की ट्रेजेक्टरी को पार कर रहे हैं। प्रकाश से ध्यान दीजिएगा, एक दिन आपने पॉलीकैब की बात कही थी, 2592 पे इंट्राडे कर्व क्रॉस होने को तैयार है पॉलीकैब। दूसरा लेके आइए आप पीडीलाइट, अभी अभी मेरी ऑप्शन शीट पर आप देखें ये आया और स्ट्राइक करके गया 2820। सर इसमें से ज़्यादा क्लियर और शार्प कौन सा लग रहा है आपको आखिरी के पौन घंटे के लिए चेज करने के लिए? पीडीलाइट डे हाई पर आ गया है और ऑलमोस्ट पॉलीकैब 2596 इंट्राडे हाई को टेस्ट करता हुआ। दोनों ही ठीक लगते हैं, लेकिन अगर एक पिकअप करना है तो मैं कहूंगा पीडीलाइट। यहाँ पर तेजी नजर आती है, ये बाउंस मिला, ये बाउंस में थोड़ी ताकत ज्यादा है पॉलीकैब के मुकाबले। स्टॉप होना चाहिए 2780 या 2800 का भी स्टॉप लगा चलें पीडीलाइट में। एक अपमूव मिलना चाहिए, वो करीब 2880 तक ले जा सकता है आज और कल में। तो बाउंस जो है पीडीलाइट का थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैंने पीडीलाइट चुना। पीडीलाइट आपकी स्क्रीन पर आप देखें डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ स्ट्रॉन्ग स्विंग। जरा मैं आपको इनफैक्ट इस पूरी बास्केट को मैं थोड़ा सा आपके लिए एनालाइज कर देता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। डॉक्टर साहब जरा आप एक काम करिएगा, लॉन्ग शॉट वाले स्टैट्स रखिएगा और उसमें मेरे ख्याल से पीडीलाइट ज़रूर कहीं ना कहीं मार्क हो जाएगा। हम इसको डेरिवेटिव्स में FMCG स्पेस में अगर आप देखें मार्क करते हैं पीडीलाइट 0.7% को एडिशन, शानदार मूव यहाँ पे। और उसके बाद अगर आप देखें इस स्पेस में सबसे स्ट्रॉन्ग एडिशन है तो वो है HUL का 1.9%, नेस्ले का 1.46% और साथ ही साथ इनफैक्ट UBL जो कि सुबह से अगर आप देखें आज तेज था उसका करीब 0.6%। लीजिए पीडीलाइट आपकी स्क्रीन पर 2886 डे हाई के जोन में आ गया, शानदार स्विंग। चलिए अब बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक खास मेहमान मौजूद हैं, श्री प्रतीक अग्रवाल, CIO एंड बिजनेस हेड आस्क इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। अभी तक लास्ट जुलाई, अगस्त और मिड सितंबर तक इंडियन मार्केट्स की अगर आप देखें ट्रेजेक्टरी बहुत स्ट्रॉन्ग रही। हमने ग्लोबल मार्केट्स को अगर आप देखें आउट परफॉर्म किया और लिक्विडिटी बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ कर रहे थे सडनली, बट अब हम वो जो एक डिफरेंशियल था पिछले 3-4 सेशन में वो इनविजिबल है सर। अब हमने ग्लोबल मार्केट्स के साथ अपनी पैरिटी एस्टेब्लिश कर ली है, स्पेशली US मार्केट जहाँ पे अब एक सब्सटेंशियल रेट हाइक की बात हो रही है। आपको कैसा लगता है सर इस वक्त बाजार कितना रिस्की है और US वाकई अगर 100 बेसिस पॉइंट की हाइक की तरफ गया, फिर ये निर्णय रहा, तो इक्विटीज़ का बहुत शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से जो बिहेवियर है वो कैसा लगता है सर आपको? नहीं देखिए, अगर बॉन्ड यील्ड्स ऊपर गई जो कि होना चाहिए, अगर US में जो रेट इंक्रीज है वो 75 बिप्स से ज्यादा हो तो 75 बिप्स इज रिफ्लेक्टेड इन दी बॉन्ड यील्ड्स, उससे ज्यादा अगर होता है तो इज नॉट एज पर एक्सपेक्टेशन। तो शायद जो ट्रेडेड यील्ड्स हैं 10 ईयर की वो अगर ऊपर जाएंगी तो उसका नेगेटिव असर इक्विटी मार्केट्स पे पड़ेगा, ऐसा मान के चलना चाहिए। दूसरा जो एक और चीज जिस महीने से हो रही है वो ये कि पहले जो आप $47 बिलियन सोख रहे थे बाजार से, वो इस महीने से दुगनी दर पे सोखोगे। तो जो लिक्विडिटी, एक्सेस लिक्विडिटी जो बाजारों में स्लॉश हो रही थी वो आगे ज्यादा तेजी से कम होगी और उसका भी जो मार्केट विल हैव टू डाइजेस्ट दैट। तो ऐसे समय में बहुत सावधान होकर चलना चाहिए, मोमेंटम की तरफ नहीं भागना चाहिए, अच्छी क्वालिटी के शेयर ही फोकस में रखने चाहिए।
थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत होगी इस तरह के ग्लोबल एनवायरनमेंट में। 15 सेंट्रल बैंक्स की बैठक होने वाली है, ऑफ कोर्स उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा यूएस फेड का स्टांस, लेकिन फिर एट द एंड ऑफ द मंथ भारत के भी बैठक होगी, आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आने वाली है। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, गुड आफ्टरनून प्रतीक, जहां पर कहा जा रहा है कि शायद इस ग्लोबल सिनेरियो के मद्देनजर भारत में भी 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक आ सकता है। क्या उतने क्वांटम की रेट हाइक की वाकई में आपको जरूरत दिखाई दे रही है? क्योंकि बाकी सबके बीच आरबीआई अहेड ऑफ द कर्व रहा था वो रेट हाइक्स का सिलसिला अनाउंस करने में, तो क्या अभी भी अहेड ऑफ द कर्व रहना है? देखिए, हमारा और लेट्स से यूएस का लिंक जो है वो फॉरेक्स के थ्रू होता है। हमारे अगर डॉलर रिजर्व्स अच्छे हैं और बढ़ रहे हैं तो हमारे सेंट्रल बैंक के पास एक डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा रहेगी कि यूएस चाहे कुछ करे, हमारी पॉलिसी उससे बिल्कुल जुदा हो सकती है। और अगर हमारे फॉरेक्स के रिजर्व्स घटते जा रहे हैं और अच्छी तेज दर पे घटते जा रहे हैं, तो ऐसे माहौल में ये जो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो घट जाती है। तो अगर यूएस समझिए 75 बिप से इंक्रीज करता है तो हमारे सेंट्रल बैंक से भी अपेक्षा करनी चाहिए कि वो भी शायद 50 बिप इंक्रीज करे। प्रतीक, कुछ ही देर पहले हम कंजम्पशन थीम और कंजम्पशन से जुड़े हुए स्टॉक्स की बात कर रहे थे, जहां पर हमारे जानकारों ने HUL, ITC, पिडिलाइट जैसे शेयर रेकमेंड किए। अब मुझे याद है 2020 के काल में पीक कोविड में आपने स्टेपल्स पर फोकस किया था। इस समय कंजम्पशन में किस तरह के आइडियाज पर आप फोकस करेंगे? क्या अभी भी वो स्टेपल्स पर रुझान काफी ज्यादा है? अप्रोच क्या होगी? बिकॉज अ लॉट हैज चेंज्ड फ्रॉम देन टू नाउ। एक पेंट अप डिमांड थी, वो हमने पचा ली, अब हम फेस्टिव सीजन की तरफ उतर रहे हैं। तो अगर इस थीम या इस बास्केट को प्ले करना है, किस तरह के आइडियाज में पैसा लगाएं? पहले तो आपको याद है कि मैंने उस समय क्या कहा था, इज अमेजिंग। नहीं, पर उस समय से अभी तक में फर्क है। उस समय अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा थी, अगले 3 महीनों में क्या होगा उसका कोई भी आंकलन लगा पाना बहुत मुश्किल था। आज के दिन वैसा नहीं है। आज के दिन अगले 2-3 महीने काफी स्ट्रॉन्ग जाने की उम्मीद है। इकोनॉमी के उसमें जो फेस्टिवल सीजन अराउंड दी कॉर्नर है वो काफी स्ट्रॉन्ग जाना चाहिए। पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मेरा मानना यह है कि फॉरेक्स रिजर्व्स पे नजर रखनी चाहिए। अगर फॉरेक्स रिजर्व्स घटते हुए दिखें, ग्लोबल इकोनॉमी में ग्रोथ की उम्मीद करना आज के दिन जरा मुश्किल है, तो आप पाएंगे कि इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्लो डाउन की तरफ जाएगी। एंड ऐसे में धीरे धीरे शायद फाइनेंशियल अच्छा करें, शायद जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट पे फोकस करने वाले स्टॉक्स हैं वो अच्छा करें, और जो स्मॉल टिकट कंजम्पशन है, द सेम स्टफ, स्टेपल्स हुआ या इवन ड्यूरेबल्स में स्मॉलर टिकट ड्यूरेबल्स, उनका समय शायद वापस आ जाएगा। एक तो इसलिए भी कि यहाँ पे शायद ग्रोथ बरकरार है क्योंकि कुछ रोजाना जरूरत की चीजें हैं, कुछ स्मॉल टिकट है, तो वहां पे इम्पैक्ट लास्ट में होता है। दूसरा ये कि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे शायद कमोडिटी प्राइसेस घटें, और जो ये स्पेस है इसमें मार्जिन इंक्रीज की वजह से प्रॉफिट शायद बम्प्ड अप रहे वर्सेस अदर स्पेसेस। So this is my manner of looking at the market just now. अच्छा, एक और सर, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि 2-3 ऐसे चंक है, एरियाज हैं जहाँ पे बाजार ने बहुत कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन शो किया है सर। आप यकीन मानिए पिछले 3 महीने में ऑटो में लोगों ने पैसा काफ़ी कमाया, और इनफैक्ट वो जो एक टिपिकल EV थीम थी ना, उस पर भी पैसा बना। और आई थिंक सारा का सारा अगर आप देखें जो ध्यान था बाजार का वो केंद्रित रहा कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में। 2 व्हीलर स्पेस ने अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग मूव नहीं दिया। बैंक्स ने अच्छा पैसा बना के दिया, केमिकल बास्केट ने बहुत अच्छा पैसा बना के दिया। अभी आपका स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन कहाँ पर है सर इस वक्त? इसी प्रकार का अगर लीड अगर आपको लगता है कि अगले 6 महीने में कोई स्पेस जनरेट कर सकता है तो वो कौन सा होगा? थोड़ा सा लंबा आंसर दूंगा। देखिए, जो मैंने इस पिछले प्रश्न के जवाब में कहा, फाइनेंशियल्स क्यों? क्योंकि आज के दिन
इनकी ग्रोथ स्टोरी स्ट्रॉन्गर हो रही है। अगर बाहर से पैसा कम आएगा, भारत से बाहर डॉलर जाएंगे, तो क्या होता है कि दैट हैज टू बी रिप्लेस्ड बाय रुपीज। तो आप पाओगे कि इंडियन क्रेडिट ग्रोथ धीरे धीरे एक्सेलरेट होगी। वो ऑलरेडी आप देख रहे हो, जो सब 10% थी वो अब 14-15% के आसपास पहुंच गई है। स्टार्ट ऑफ द न्यू साइकिल है, तो एनपीएस कम है, और आपको यील्ड इंक्रीज का, निम इंक्रीज का फायदा प्रॉफिट्स पे मिलेगा। तो इस स्टेज पे फाइनेंशियल शुड डू है। सेकेंड, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस हैं वो वीकर करेंसी के दौर पे शायद अच्छा करती, पर आज के दिन वहां पे बड़ी प्रॉब्लम डिमांड की भी हो सकती है। तो ऐसे समय में जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाली बिजनेसेस हैं, and that can include defense and that can include chemicals, वो शायद यहाँ पे continued growth देखने को मिले, एंड शायद इसीलिए ये वाला जो पार्ट है वो अच्छा करे। तीसरे, जैसे जो डिफेंसिव होते हैं क्लासिक, पिछले प्रश्न के जवाब में कहा कि स्टेपल्स और स्मॉल टिकट ड्यूरेबल्स, they should sustain and they will benefit from lower commodity prices, तो उनको मार्जिन में इजाफा भी मिलेगा। और जो एक और क्लासिक डिफेंसिव माने जाने वाला सेक्टर है वो है फार्मास्यूटिकल, हॉस्पिटल्स काइंड ऑफ स्टफ। वहां पे काफी समय से कोई मूवमेंट नहीं हुआ है। चाहे तो जो उनकी फैसिलिटीज थी उनमें यूएसएफडीए की जांच बाकी थी, अभी धीरे धीरे वो हो रही हैं। शायद प्रोडक्ट बास्केट वीक थी, अब धीरे धीरे वो स्ट्रेंथन हो रही है, तो वहां पे शायद बदलाव देखने को मिले। तो इस क्षेत्र पे भी मेरे हिसाब से थोड़ा फोकस इंक्रीज करने की जरूरत है। ये जो है दोनों तरीके से बेनिफिट होगा। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी है, डोमेस्टिक कंजम्पशन ग्रोथ भी है। इनफैक्ट तीसरा तरीका ये भी है कि जैसे हॉस्पिटल्स हैं वहां पे अनऑर्गेनाइज्ड को ऑर्गेनाइज्ड का कंसोलिडेशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। बट ये सारी चीजें इमीडिएट की नहीं है, वो धीरे धीरे अगर आप देखते हो कि ग्रोथ स्लो डाउन हो रही है, उस इवेंट में आप इस तरफ जाओगे, वरना जैसा मैंने पहले कहा अगले 2-3 महीने तो शायद आपको ग्रोथ स्ट्रॉन्ग दिखेगी। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा जो मैन्युफैक्चरिंग की स्पेस है वो ऑटोमोबाइल है। ऑटोमोबाइल में आपको जो वेटिंग लिस्ट है बहुत लंबी है, बनाने की क्षमता है वो चिप्स शॉर्टेज की वजह से आप बना नहीं पा रहे हो। तो जैसे जैसे वो खुलेगा आपको 3-4 महीने की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ तो कम से कम दिखनी चाहिए, एंड उससे एसोसिएटेड जितनी भी बिजनेसेस हैं वहां पे भी ग्रोथ दिखेगी और इट विल रिफ्लेक्ट इन द इकोनॉमी ऑल्सो। तो फेस्टिवल सीजन तक तो आप मान के चलिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग रहेगी। फिर से बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पे और साथ ही साथ बाजार में रिस्क रिवॉर्ड रेशो की कॉन्टेंट पे आपने बात की हमसे। प्रदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा विषय बदलते हैं और अब यहाँ से एक काम करते हैं, चार का चौका और मिड कैप। थोड़ा सा अगर आप देखें वक्त ज़्यादा हो गया तो दोनों इन सेगमेंट्स को एक साथ ले लेते हैं। चार का चौका जो है वो आपकी स्क्रीन पे आएगा आज अमित जी के सौजन्य से। चार का चमत्कार माफ़ कीजिएगा आएगा अमित सेठ जी के सौजन्य से। अमित बताइए क्या पिक क्या है, आपने क्या चीज़ करना चाहेंगे इस वक्त एग्जैक्टली? यस डेफिनेटली वीरेन जी, पीएसयू से बैंक्स में स्ट्रेंथ है। हमने ये देखा कि पिछले 2 दिन की वॉलेटिलिटी में इस सेक्टर में लीस्ट करेक्शन था। बैंक ऑफ बड़ौदा मैंने सुबह सेलेक्ट किया था तो उसको रिपीट नहीं करूंगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अगर हम देखें कि थर्सडे और फ्राइडे की वॉलेटिलिटी में इसमें कोई खास करेक्शन नहीं आया था एंड इट वाज शोइंग गुड स्ट्रेंथ। आज के डेट में हम इसमें बुलिश कैंडल देख रहे हैं, 10 डे इसका इंटैक्ट है, तो इसमें मुझे मोमेंटम अभी भी मेंटेन लगता है कंपेयर टू अदर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो इसमें बाय की सलाह है। करंटली कैश में इसका प्राइस है 569 का, बाय करिए। 579 के टारगेट रहेंगे और 564 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एसबीआई के लिए एक बाय अपॉर्चुनिटी साफ देखने को मिल रही है। ये है फिलहाल आपके लिए एक तेजी वाला ट्रेड। लेकिन टेक्नोलॉजी काउंटर्स एक बार स्क्रीन पर लेकर आते हैं और टेक स्टॉक्स में एक डिसेंट रिकवरी आज देखने को मिली। एटलीस्ट कुछ देर पहले तक इन्फोसिस पॉजिटिव था, अभी भी पॉजिटिव टेरिटरी में 1.1% ऊपर।
हमने आज टेक महिंद्रा में भी थोड़ी बहुत खरीदारी देखी है और निफ्टी आईटी का स्टॉक जो काफी टूटा है, निफ्टी आईटी का जो ग्राफ है वो पिछले हफ्ते आपको याद होगा करीब 6% का करेक्शन दिखाया है। आज का है थोड़ा सा लॉन्गर टर्म या मीडियम टर्म का दिखाएंगे तो आपको नजर आएगा किस तरह से एक तरफा गिरावट में दरअसल ये पूरा पैक फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये इंडिकेट क्या कर रहा है, क्या यहाँ पर आगे और पेन बाकी है, प्योरली चार्ट्स पर क्या स्थिति है, वीरू ज्यादा समझते हैं, लेकिन मैं वेरी क्विकली अमित सेठ आपसे आपकी एनालिसिस मांगूंगी क्योंकि आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट प्लॉट किया है। क्या पढ़ रहे हैं आप निफ्टी आईटी में, स्पेशली पिछले हफ्ते की करीब 6% के करेक्शन के बाद क्या दिख रहा है, क्या और टूटेगा या फिर रिवर्सल करीब है? थैंक यू हर्षिता मैम। हर्षिता मैम, मेरा व्यू थोड़ा सा मीडियम टर्म का रहेगा। मैंने रेशियो चार्ट आपको भेजा है, अगर वो स्क्रीन पे आ जाए तो बेटर होगा। रेशियो चार्ट इज बेसिकली, ये चार्ट हम यूज करते हैं टू मेजर आउट परफॉर्मेंस एंड अंडर परफॉर्मेंस ऑफ द सेक्टर इन रिलेशन टू द ब्रॉडर मार्केट्स। अब ये चार्ट प्लॉट कैसे होता है, बेसिकली रेशियो चार्ट इज नथिंग बट अ रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट। इन दिस केस हमने निफ्टी आईटी को डिवाइड किया है निफ्टी से और एक लाइन चार्ट इस पे प्लॉट किया है। स्क्रीन पे आपको एक वीकली चार्ट नजर आ रहा है। इसका इंटरप्रिटेशन है कि एज लॉन्ग एज द लाइन इज राइजिंग द सेक्टर इज आउट परफॉर्मिंग, और जब ये लाइन नीचे जाती है तो सेक्टर इज अंडर परफॉर्मिंग बिकॉज हमारा नॉमिनेटर इन दिस केस सीएनएक्स आईटी है। हर्षिता मैम, चार्ट में अगर हम देखें तो टिल 2000 जब हमने .com का एरा देखा था, देयर वाज मैसिव आउट परफॉर्मेंस इन निफ्टी आईटी सेक्टर। फिर हमने देखा कि 20 साल के पीरियड में देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ अ कंसोलिडेशन जो कि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में कन्वर्ट हुआ एंड देयर वाज अ ब्रेकआउट इन द सेक्टर। ब्रेकआउट इन द सेक्टर ये आया था लगभग सितंबर 2020 के आसपास, और वहां से हमने देखा एक मैसिव आउट परफॉर्मेंस निफ्टी आईटी में। कम से कम ये रेशियो 1.5 का 2.28 तक चला गया, तो वी सॉ मैसिव आउट परफॉर्मेंस जो जबकि लगभग दिसंबर 21 तक कंटिन्यू किया था। वहां से हमने फॉल देखा। तो कहीं ना कहीं इस वीकली सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट रीटेस्ट वाज एक्सपेक्टेड। तो ये जो हमने अंडर परफॉर्मेंस देख रहे हैं उसका एक ब्रेकआउट रीटेस्ट हो रहा है, जहां से स्टॉक इस रेशियो में ब्रेकआउट दिया था। तो दिस रेशियो इज एट अ स्ट्रॉन्ग लेवल। तो ये देख के लगता है कि जो इतने दिनों से हमने अंडर परफॉर्मेंस देखी थी निफ्टी आईटी की इन कंपैरिजन टू निफ्टी, तो कहीं ना कहीं अगर ये रेशियो इस मेजर सपोर्ट लेवल को होल्ड करता है तो मुझे लगता है कि आगे चल के ये अंडर परफॉर्मेंस खत्म हो जाएगी। आउट परफॉर्मेंस की अभी इंडिकेशन नहीं है, बट देयर वोंट बी एनी एग्रेसिव सेलिंग इन द सेक्टर। अगर हम निफ्टी आईटी का चार्ट देखें तो इट इज ऑलमोस्ट नियर द सपोर्ट। निफ्टी आईटी का चार्ट लगभग 3 से 4% नीचे एक मेजर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एरिया है, 200 डे वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। तो ओवरऑल इसमें हमारा कंक्लूजन ये है कि पोजिशनली अब इस सेक्टर पे हमें एग्रेसिव सेलर नहीं रहना चाहिए अगर हमारा थोड़ा 6 से 8 महीने लंबी अवधि का व्यू है। रैदर अगर कोई करेक्शन ड्यू टू ग्लोबल वॉलेटिलिटी आती है 3 से 4% का करेक्शन, तो वी शुड लुक फॉर साइंस ऑफ। और पोर्टफोलियो पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत इन सेक्टर में स्पेशली लार्ज कैप्स में जिसमें इन्फी, टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा आता है, ये सब सेक्टर्स में हमें पोर्टफोलियो पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी बहुत निबलिंग करनी चाहिए और एक हमें यहाँ पे पोजीशन बनानी चाहिए ऑन एनी साइन ऑफ रिवर्सल। तो दैट वाज द मेन जिस्ट ऑफ दिस चार्ट हर्षिता मैम। ओके चलिए, ये तो देखिए इंडेक्स पे आपका ज्ञान हो गया, लेकिन आपसे मैं कहूँगा इस ज्ञान को निचोड़ते हुए अगर एक कॉन्ट्रैक्ट कॉल लेनी है, अब लेना ही है कुछ, तो जब आपको इतना डाइवर्जेंस नज़र आ रहा है अमित जी, तो वो कॉल क्या होगी बताइए। आई मीन मैं ठीक है 10% रिस्क लेने को तैयार हूँ डाउन साइड का, क्या बाय करना चाहिए? बेट इन दिस केस 2 आईटी स्टॉक्स रहेंगे, इन्फोसिस एंड टीसीएस, बिकॉज मैं निफ्टी अगर इन्फोसिस का भी चार्ट देखूं तो इन कंपैरिजन टू निफ्टी तो वो भी एक रेशियो चार्ट पे सपोर्ट जोन में है। तो अगर मुझे कुछ निबलिंग यहाँ पे स्टार्ट करना है, इनफैक्ट दैट चार्ट इज ऑन द स्क्रीन, तो मैं इन्फोसिस में थोड़ी बहुत पोजीशन और टीसीएस में थोड़ी बहुत पोजीशन यहाँ पे बनाना शुरू करूंगा। ओके, 2 लीडर्स अगर आप देखें तो यहाँ पर आप अपने साथ कैरी करना चाहेंगे, ये आपके अगर आप देखें निफ्टी आईटी का डेली चार्ट और वीकली चार्ट, और आई थिंक जो अभी डिस्कस किया अमित ने, खैर इस अगर आप देखें आईटी डिस्कशन से बाहर निकलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इंडेक्स नाउ। याद रखिएगा आज हमारे पास जो बहुत दिनों से चीज़ एक बहुत स्ट्रॉन्ग थी वो था बैंक निफ्टी। आज इसने अगर आप देखें वर्सेस निफ्टी की एक कमज़ोरी दिखाई है और कुछ वीक स्ट्रक्चर्स को पिक करने की कोशिश करते हैं। देखिए एक का जिक्र था कुछ देर पहले मानस ने किया था। अब आइए जरा आप
कोटेक को, कोटेक क्या कर रहा है? कोटेक 1921 पे क्या पार्टिसिपेट किया? यस, अप टू सर्टेन एक्सटेंट। इसने अगर आप देखें इवन आज अपने 10-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, उसको भी अगर आप देखें छूने की कोशिश नहीं की। मानस, आईसीआईसीआई बैंक में आपने शॉर्ट कॉल ली है, कोटेक को अब तक इसके 10-डे 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने गार्ड किया है। आपका कोटेक पे व्यू क्या है? आज ये भी डे लो की तरफ स्लिप होता हुआ। तो देखिए यहाँ पर अभी फिलहाल कोई ट्रेड नहीं है और उसका रीजन ये है कि 20-डे मूविंग एवरेज पे लगातार स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। अब यहाँ पर बिकवाली तभी करेंगे जब 1890 के लेवल्स ब्रेक हो जाएंगे। अगर 1890 के नीचे निकलेगा स्टॉक तभी यहाँ पर बिकवाली करेंगे, उससे पहले बिकवाली नहीं करनी है। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 1890 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड कर सकते हैं और फ्रेश खरीदारी करने की राय भी नहीं रहेगी। फ्रेश खरीदारी की राय तो केवल और केवल 1962 के ऊपर रहेगी। 1962 के लेवल्स ब्रेक हो, उसके ऊपर स्टॉक सस्टेन करें तभी यहाँ पर खरीदारी करें। खरीदारी के साइंस फिलहाल इन स्टॉक्स में दिखाई नहीं दे रहे हैं। तेजी से मार्केट फिसलता हुआ निफ्टी बैंक अब नेगेटिव टेरिटरी में 40 पॉइंट नीचे आ गया है और मिड कैप इंडेक्स भी 32 अंकों की गिरावट पर। दोनों ही इंडाइसेस देखिए, ये मिड कैप और निफ्टी बैंक नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड करते हुए, और निफ्टी जो 100 पॉइंट ऊपर था कार्यक्रम की शुरुआत में, उसमें भी हम देख रहे हैं भारी करेक्शन देखने को मिला है। बहुत ही माइल्ड गेन्स रह गए हैं। अगर आपके पास वो डेटा हो कि यूरोपीय बाजारों की क्या स्थिति है, क्योंकि वहां पर बिकवाली का दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, और डाउ फ्यूचर्स क्या कर रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। देखिए मार्केट ब्रेथ पूरी तरह से नेगेटिव होती हुई और अब गिरने वाले शेयरों की संख्या धीरे धीरे करके बढ़ रही है। ये संकेत अच्छा है नहीं। यूके के मार्केट आज बंद है, 0.5% नीचे जर्मनी का मार्केट। फ्रांस के बाजार में भी आप देखेंगे 45 अंकों तक की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन प्री मार्केट डाउ फ्यूचर्स में प्रेशर है। करीब 250 अंकों से ज्यादा का नुकसान इस समय डाउ फ्यूचर्स दिखा रहे हैं, 270 पॉइंट नीचे, और नैस्डैक फ्यूचर्स आपके सामने करीब करीब 120 अंकों के नेगेटिव टिक के साथ। तो ये दरअसल प्रेशर माउंट होता हुआ लगातार इस समय ट्रेड में। इस बीच मौका क्या खरीदारी का कहीं पे दिख रहा है? क्या कोई मिड कैप फंडा है जिसमें आज पोजीशन ली जा सकती है? शरद। हाँ जी, मुथूट फाइनेंस हम लोगों को काफी अच्छा लगता है वैल्यूएशंस पे। गोल्ड लोन्स में कंपनीज में यूजुअली 7-8 साल के साइकिल में 1-2 साल ऐसे लीन फेज आते हैं। 2013-14 में भी आया था, 2002-3 में भी ऐसा एक फेज आया था जहां थोड़ा सा लीन हो जाता है। करंट पीरियड में जो लीन फेज है उसका रीजन है बैंक्स की ओवर एग्रेसिव एंट्री गोल्ड लोन स्पेस में। बट जैसे जैसे कॉर्पोरेट लोन बुक पिकअप हो रही है, हमें लगता है अब जो ग्रेजुअल फोकस है एडिशनल, और बैंक्स इस पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। और चूंकि ये एक बहुत ग्रैन्युलर बुक होती है और बहुत एफर्ट इन्वॉल्व होता है, और मुथूट के पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, देश की सबसे बड़ी गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी है और टिकट साइज भी काफी छोटे होते हैं, तो वो एडवांटेज वापस उनके पास आएगा। गोल्ड प्राइसेस में भी थोड़ी स्टेडी या स्टडी डाउनफॉल है, उसकी वजह से भी थोड़ा इंटरेस्ट कम है। बट लॉन्ग टर्म में हमें लगता है ये ग्रोथ रेट मेंटेन होगी, जैसा कि पास्ट में भी कंपनी ने किया है। तो आने वाले समय में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि FY24 में बुक वैल्यू करीब 600 रुपए के आसपास होनी चाहिए। तो 600 रुपए की बुक वैल्यू पे कंपनी को आसानी से 2.5 से 3 टाइम ग्रेजुअली मिलने लगना चाहिए, जैसा ROAs और NIMs है। तो उस हिसाब से हमें लगता है 1500 से 1700 तक के लक्ष्य के लिए मुथूट फाइनेंस एक बहुत बढ़िया बेट है वैल्यूएशन। मुथूट फाइनेंस एक अपॉर्चुनिटी इस समय, स्टॉक 0.5% नीचे है, लेकिन डिप में खरीदारी का ही फायदा आपके हाथ लगेगा, ये कह रहे शरद अवस्थी। ये एक फंडामेंटल कॉल इनकी तरफ से आता हुआ। चलिए मार्केट थोड़ा सा नरम हुआ है, ऊपरी लेवल से कुछ कूल ऑफ आया है, 17,600 के आसपास हालांकि निफ्टी खड़ा है। इस बीच डीलिंग रूम में मूड माहौल कैसा है, खासतौर से जब हम इतने बड़े इवेंट, ग्लोबल इवेंट में उतर रहे हैं? यतिन हमारे साथ है। यतिन बताइए। तो देखिए फ्राइडे को वॉलेटिलिटी थी, कहीं ना कहीं वो एब हुई है, लेकिन फिर भी जो पोजीशंस है डीलिंग रूम में सेटअप लाइट है, क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स आपको इस हफ्ते दिखेंगे, खास करके बुधवार को। 2 स्टॉक्स हालांकि डीलिंग रूम्स को पसंद आ रहे हैं, टेक महिंद्रा। IT स्टॉक्स के करेक्शन के बाद टेक महिंद्रा में डीलिंग रूम जो है BTST की सलाह दे रहे हैं। 2 से 4 दिन का ट्रेडिंग व्यू है, उनको लगता है स्टॉक में 1055 से लेके 1065 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, और इसीलिए यहाँ वो खरीदारी का मूड बना रहे हैं। इन जनरल FIS की तरफ से आपको IT स्टॉक्स में खरीदारी भी दिख रही है, शॉर्ट कवरिंग भी दिख रही है। दूसरा स्टॉक है कॉनकॉर, पोजिशनल ट्रेड है। डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ 780 से 800 तक के लेवल्स आ सकते हैं। ऑब्वियसली जो एक बड़ा हैंगओवर था LLF का, यानी लैंड लाइसेंस फी का, वो निकल चुका है, और यहाँ से अब विनिवेश की तैयारी होगी, स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट की तैयारी होगी, और कहीं ना कहीं वो होप्स पे यहाँ HNIs खरीदारी कर रहे हैं, और फ्रेश आपको बाइंग सितंबर सीरीज में भी देखने को मिल रही है।
कॉनकॉर, ये तो बात बिल्कुल सही है कि चार्ट की अगर आप देखें कॉनकॉर का प्लेसमेंट बहुत स्ट्रांग है और एक बार कॉनकॉर का चार्ट लेके आएंगे। इनफैक्ट इसी चार्ट को थोड़ा सा मानस के साथ डिस्कस कर लेते हैं। और लास्ट टू लास्ट वीक लक्ष्मण जी की खबर के बाद लैंड लाइसेंसिंग फी और साथ ही साथ ड्यूरेशन दोनों के अगर आप देखें मुख्य मुद्दे अगर आप देखें सुलझने के बाद जब कहा जा रहा था कि इसके निजीकरण की प्रक्रिया है वो और सुदृढ़ और स्ट्रांग हो गई है, ये स्टॉक मोमेंटम में था। 646 आज की याद रखिएगा कैंडल का जो बेस है वो है 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मानस वो खबर आई थी 7 सितंबर को और 7 सितंबर और उसके बाद की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल्स को ले लूं तो अभी भी एक स्ट्रक्चर स्ट्रांग है। इट्स अ टिपिकल फ्लैग जिसका ब्रेकआउट कभी भी आ सकता है। आपकी अप्रोच क्या है, अभी होल्ड रखना चाहिए पोजीशन को या फिर लास्ट 2 दिन की कैंडल्स को देख के आपको लगता है कि थोड़ा सा मोमेंटम फिजल आउट हो गया है इसका? मेरे हिसाब से तो होल्ड करना चाहिए। देखिए कहीं पर भी अभी तक नेगेटिव आपको सिग्नल चार्ट्स पे नहीं दिख रहे हैं। अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो वहां पर अभी 2 हफ्ते पहले ब्रेकआउट देखने को मिला, पिछले हफ्ते कंसोलिडेशन का दौर दिख रहा है, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो कोई रीजन नहीं दिखता कि अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकला जाए। आई थिंक 715 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बने रहना चाहिए। कंसोलिडेशन के बाद रैली फिर से रिज्यूम होने के चांसेस बहुत ज्यादा है और अगर ऐसा होता है तो कम से कम 840 तक के भाव आपको कंटेनर कॉर्पोरेशन देखने को मिल जाएंगे। याद रखिएगा इट्स अ टिपिकल फ्लैग जो कि अभी भी इंटैक्ट है, यानी एक बहुत ही बुलिश पैटर्न होती है, बहुत ही बुलिश पैटर्न होती है और ये अपनी करियर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में पहले से ही ट्रेड कर रहा है। आगे याद रखिएगा आज जिन जिन स्टॉक्स पे हमने चर्चा करी और जिनमें अगर आप देखें अच्छा मूव आया, टाइटन थोड़ा सा नीचे आया था बट स्टिल 2618 पे इस दौर की, यानी अगर आप देखें जो आज की इंटरडे है उसका एक सब्सटेंशियल पार्ट गेन करके ले जाता हुआ करीब करीब आप 2618 के जोन में ट्रेड कर रहे हैं। बात हुई थी हमारी पिडिलाइट पे, ये भी अगर आप देखें 2809 पे, ये जो दरअसल थोड़ी बहुत टर्बुलेंस आई थी ना पिछले कुछ समय में, लेकिन 20-25 मिनटों में उसके चलते इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन स्टॉक्स फिर रीगेन करते हुए फिर डे हाई की तरफ आते हुए एक स्टॉक और लेके आइए जो कि मेरी शीट पे बार बार अगर आप देखें तो आ रहा है। ABFRL क्या कर रहा है जनाब, जरा इसको देख लेते हैं। वो एडिशन इसमें हो रहे हैं 33080। जिस कैटेगरी का पिडिलाइट था, जिस कैटेगरी का आपका टाइटन था, ठीक उसी कैटेगरी का ये भी स्टॉक है। आपकी राय इस पर क्या होगी प्रकाश सर? ABFRL 331 डे हाई पर ट्रेड करता हुआ अच्छा मूव लिया इसने और अपनी स्ट्रेंथ को इसने अभी भी कायम किया। बिल्कुल वैसा ही चार्ट है, वैसा ही चार्ट स्ट्रक्चर है आदित्य बिरला फैशंस का भी। अच्छी जगह है खरीदने की, ले लेना चाहिए। 300 एग्रेसिव कॉल है, 325 का स्टॉप लगाना चाहिए। ट्रेड करा है 331 पे, मुझे लगता है 340 जाएगा आदित्य बिरला फैशन। लेने की जगह भी अच्छी है, सेटअप भी सही है और स्ट्रक्चर भी मुझे अच्छा लगता है, तीनों अच्छा है। ABFRL आपकी स्क्रीन पे डे हाई पर और ABFRL सितंबर फ्यूचर्स ना बात करते करते सिर्फ बात करते करते अगर आप देखें तो अभी करीब 2-2.5 रुपए का मूव आया है। डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ। खैर एक काम करते हैं, जरा ग्लोबल मार्केट्स को देखते हैं और थोड़ा डाउ फ्यूचर्स डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे रखिएगा एग्जैक्टली किस ट्रैजेक्टरी में है। डाउ फ्यूचर्स का नुकसान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इट्स 265, करीब करीब 265 अंक नीचे। तो थोड़ा सा अगर आप देखें जो इंटरडे में मार्केट्स ने कोशिश की थी ना कि हम हायर लेवल्स पे सस्टेन होते हैं, नहीं। आई थिंक हायर लेवल्स पे सस्टेन होने के लिए आखिरी के 1 घंटे में आपको और करीब करीब 1.5 घंटे में एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है और वो बिल्कुल स्क्रीन पर नज़र नहीं आ रहा है। और अगर मैं इस -270 पॉइंट्स को कल के डाउ पे क्लोज करके मार्क कर दूँ ना तो मेरे ख्याल से जून के बाद, याद रखिएगा जून मिड के बाद डाउ जोन्स एक बार फिर से, अभी वीकली चार्ट्स का फॉर्मेशन याद रखिएगा शुक्रवार को होगा, इट्स जस्ट मंडे राइट नाउ, लेकिन डाउ जो है जून मिड के बाद फिर एक बार अपने 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास आ जाएगा। उस वक्त था 29,000 पर, 29,700 पर और इस बार उसकी प्लेसमेंट है करीब करीब 31,050 पर। आज फ्रैंकली स्पीकिंग निफ्टी पे कोई ट्रेड हमने नहीं लिया, तो ये मैटर आता ही नहीं है कि आज आप लॉन्ग कैरी करें या ना करें, क्योंकि आज अगर आप देखें कोई ट्रेड बना ही नहीं ना। आपने अगर आप देखें सुबह सुबह एक शॉर्ट का ट्रेड बना था, उस पर अगर आपने राइट किया तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग साइड में 681,710 वो ट्रैजेक्टरी पार ही नहीं हुई। अब एक काम करते हैं, यहाँ से BTST और मोमेंटम कॉल्स का जो है जिक्र वो कर देता हूँ यहाँ पर और उन ट्रेड्स को कलेक्ट कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं मानस से। मानस, ग्लोबल मार्केट्स में वीकनेस है और डाउ जोन्स इसका अगर आप देखें एक बड़ा प्रतीक आपके सामने है। उन चीज़ों को देखते हुए और इस बात को कंसिडर करते कि वी आर स्टिल
बिलो 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपके कैरी करेंगे? देखिए शॉर्ट साइड पे ही ट्रेड रखेंगे और जितने भी मेटल काउंटर्स है वहां पर वीकनेस बढ़ रही है। मेरा समझना है कि नैल्को में भी आपको बिकवाली करके जाना है। 74 रुपीज 50 पैसे के आसपास के भाव चल रहे हैं, वहां पर आप बिकवाली करिए। स्टॉप लॉस 76 रुपए के ऊपर लगाने हैं, 76 के ऊपर स्टॉप लॉस लगाइए और नीचे की तरफ 71 रुपए के टारगेट सेट करिए। तो नैल्को में बिकवाली करने की सलाह रहेगी। नाल्को सेल 74.45 पे अगर आप देखें तो आप इसको सेल करके ले जा रहे हैं। 74.45 पे डे लो की डायरेक्टरी में करीब 3.5% के नुकसान के साथ। प्रकाश सर आपके कैरी करेंगे? कैरी करने से पहले कोई एक्सप्लेन करो। सुबह मैंने कहा था 17,700 में स्ट्रॉन्ग है, वो पार नहीं हुआ। तो स्ट्रक्चर देखा जाए तो वीक है, लेकिन जो सेटअप इंटरनल सेटअप ऐसा है कि अगर कल गैप अप खुलता है और सस्टेन अगर 15 मिनट तक अप मिलेगा, इसलिए एग्रेसिव कॉल मैं एक लॉन्ग दूं और वो है अल्केम। यहाँ पर लगता है कि स्ट्रेंथ तो है, 3,240 पर ट्रेड कर रहा है। टॉप होना चाहिए 3,215, दैट्स इट। मुझे लगता है 3,300 पास कर लेगा अल्केम में। तेजी का ट्रेड मानस कह रहे हैं नैल्को में बिकवाली का ट्रेड रहेगा, लेकिन गाबा साहब कह रहे हैं कि उनका कन्विक्शन कह रहा है इस समय अल्केम में एक तेजी का ट्रेड लेकर चले। वो स्टॉक देखिए 1.5% ऊपर, जहां पर पूरे बाजार में सेकंड हाफ में बिकवाली हुई है, अल्केम में सेकंड हाफ में तेजी हुई है और यही पकड़ा है गाबा सर ने, करीब 2% ऊपर वो स्टॉक बात करते करते। अमित बताइए आप किस तरफ बैठ रहे हैं, तेजी या मंदी की तरफ? हर्षिता में मंदी की तरफ। टाटा स्टील का चार्ट काफी वीक है, इसमें एक ट्रायंगुलर ब्रेकडाउन हुआ है, बोलिंजर बैंड स्क्वीज का भी इसमें ब्रेकआउट है। चार्ट सारे अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, नीचे ट्रेड कर रहा है तो इसमें एक सेल की सलाह है। 105 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट मेरे लगभग 100 रुपए के रहेंगे। के टारगेट के लिए टाटा स्टील में भी एक बिकवाली का ट्रेड लेकर चले, ये एक और मंदी का ट्रेड आता हुआ। शरद, अपॉर्चुनिटी कहाँ है, तेजी या मंदी में? हमारी तो तेजी में ही रहती है, जो भी अपॉर्चुनिटी रहती है। कभी मुझे लगता है ओएमसीज और आईटी स्टॉक्स में अच्छा खासा रिवर्सल यहाँ से देखने को मिलना चाहिए। तो छोटे स्टॉक्स में मुझे लगता है बिरला सॉफ्ट, कोफोर्ज, ओएफएसएस, ये सब स्टोरीज में वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है। और ओएमसीज भी अगर कोई थोड़ा सा लंबी अवधि का नजरिया रखता है तो वहां भी बहुत स्मार्ट टर्न अराउंड यहाँ से आना चाहिए। अगले 1-2 क्वार्टर्स में लगातार इंप्रूवमेंट दिखनी चाहिए। तो एमसीज और आईटी स्टॉक्स, कंपनियां और आईटी काउंटर्स ये रेडार पर रखे, वहीं पर मौके ढूंढेंगे। बिरला सॉफ्ट, माइंडट्री जैसे स्टॉक्स पर ध्यान देने की सलाह, ओएफएसएस जैसे स्टॉक्स पर ध्यान देने की जरूरत है, ये कह रहे हैं आपको शरद। चलिए इस बीच निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर लेकर आते हैं। निफ्टी बैंक आज सुबह में 40,509 का लो छुआ था। इसने कुछ देर पहले हल्के से नेगेटिव टेरिटरी में जाता दिखाई दिया था, फिर वहां से रिवर्सल आया तो 40,950 किस तरह आ चुके हैं। और यहाँ पर देखिए बाजार को जो या इस इंडेक्स को जो ऊपर खींचने का काम किया है उसमें एक तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, 2% ऊपर है इस समय। 1.5% आधे % का उछाल इसी स्टॉक ने दिखाया पिछले 5-10 मिनटों में। एक्सिस बैंक की तरफ से एक योगदान आ रहा है और आईसीआईसीआई बैंक जो पूरे दिन दरअसल नेगेटिव टेरिटरी में था। एक बार आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट दिखाएंगे प्लीज, उसमें दिखना चाहिए और वो बार ग्राफ जो आप दिखाते हैं वो दिखाइएगा। निचले लेवल से थोड़ी थोड़ी करके खरीदारी आना शुरू हो रही है। अभी भी 1% नीचे है आईसीआईसीआई बैंक, लेकिन पिछले आधे घंटे में यहाँ पर थोड़े थोड़े अपटिक्स आते हुए दिखाई दिए हैं। है कि आपके पास वो पिछले 5 मिनटों के बार्स उसमें दिखाई देगा, ऐसे तो नजर नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्ट आया है। दूसरी तरफ कोटक महिंद्रा बैंक में भी ये देखिए कहां से वो थोड़ा सा इंटरेस्ट लौटता हुआ दिखाई दिया। वीरू, ये क्या कुछ इंडिकेट कर रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक में सुबह में जो लोग मंदी करके बैठे थे वो मंदी को कैरी नहीं करना चाहते हैं? देखिए बैंक्स को आज तक मंदी के साइड में आप देखें लेके चलना अभी भी बहुत मुश्किल है। मेरे ख्याल से आईसीआईसीआई बैंक में जो चीज़ वर्क कर गई वो है इसका 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आज तक आपको मालूम है आईसीआईसीआई बैंक, मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे 4 जुलाई से लेके अब तक कभी भी 20 डेमा के नीचे बंद नहीं हुआ और इस ड्यूरेशन में भी मतलब 4 जुलाई से के अब तक भी मात्र 20 डेमा पे सिर्फ 2 बार गया है। इस ड्यूरेशन में लगभग 96% टाइम्स ये स्टॉक हमेशा अपने 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे लो बनाकर पुल बैक देता है। जो आखिरी के आप 10 मिनटों में करीब देख रही हैं ना 7-8 रुपए का या 6-7 रुपए का मूव है, ये वही है। 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसने पुल बैक लिया
और संभल के बंद होता हुआ। मेरे ख्याल से हर्षता 889, 890 तक, देखिए मैं स्टॉक स्पेसिफिक व्यू देता नहीं हूँ, लेकिन स्टिल 889 या फिर 888 तक, 888 तक ये आईसीआईसीआई बैंक को कोई खतरा तो है नहीं, क्योंकि एक एवरेज जिसने इसको बचा के रखा है अब तक 5 जुलाई से लेकर अब तक 20 डे में, वो अभी भी वेल सिक्योर है। हर्षता जी हाँ, तो थोड़ा सा वो लेवल है जो इम्पोर्टेंट है और उसी के आसपास इस समय आप देखिएगा ट्रेड 900 के करीब ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक में भी यही हुआ है। कोटक, एचडीएफसी, इंडसइंड, ये सब वो स्टॉक्स हैं जो दरअसल निफ्टी बैंक को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, इससे उलट एमएनएम, हमने आज ऑटो कंपनियों की बात वैसे की नहीं, एमएनएम देखिएगा 3% ऊपर। जाते जाते कोई ट्रेड आप मानस एमएनएम में लेना चाहेंगे? 3% भाग चुका है वैसे आज स्टॉक, और इस समय निफ्टी के टॉप ट्रेड्स में शामिल। बिल्कुल, देखिए सरप्राइज किया एमएनएम ने, क्योंकि पिछले जो सेशन था उसमें काफी खराब क्लोजिंग देखने को मिली, फिर वी शेप रिकवरी देखने को मिली, बट फिर भी खरीदारी करने की राय अभी तो नहीं है। मेरा तो समझना है कि जब तक 1311 के ऊपर स्टॉक ना निकले, यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। 1300 के ऊपर ना निकले ये काउंटर खरीदे नहीं, लेकिन एक जगह जिस लेवल का इंतजार, पता नहीं इंतजार था कि नहीं, लेकिन आश्चर्य हो गई आपको सुनकर और देखकर कि ब्रेंट 90 के नीचे फिसल गया है। ब्रेंट में धीरे धीरे करके दबाव आ तो रहा था, लेकिन 90 के नीचे ये टिक इनफैक्ट काफी दिलचस्प है। हमें ट्रैक करते हैं क्या ये चार्ट आप ब्रेंट का, क्योंकि अचानक बिकवाली, और आज से तो वो चाइना में लॉकडाउन भी खत्म हो रहा था। चेंगडू डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर लॉकडाउन लगा था, वहाँ से डिमांड वापस आने की उम्मीद थी, तो ज़्यादातर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स यही कह रही थी कि शायद एक पुल बैक देखने को मिलेगा, लेकिन एक वीक डॉलर और यूरोपियन यूनियन के एम्बार्गो के चलते यहाँ पर क्लियरली दबाव देखने को मिला है। ऐसी स्थिति मुझे समझ नहीं आ रही है कितनी देर तक टिकेगी। चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है ब्रेंट का? जी हर्षिता मैम, इसमें कंटिन्यूअसली अगर हम देखें डेली चार्ट्स में लोअर हाई लोअर लोज बन रहे हैं। स्टॉक अपने 200 डेमा के नीचे भी है और इनफैक्ट आज वापस 10 डेमा के नीचे चला गया। तो जिस हिसाब से ट्रेजेक्टरी लग रही है, इसका अगला सपोर्ट लगभग जो स्विंग का है 87 का, आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर ये 87 का लेवल टच कर जाए। 7 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। फिर 87 के सामने अगर ब्रेंट आ जाता है, क्या यही वजह है शरद ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर और बुलिश होने की? फिर क्या दूसरे ऑयल एंसिलरीज में भी तेजी का ट्रेड मिलेगा, चाहे वो एविएशन हो, चाहे वो आपकी पेंट कंपनियां हो? जी बिल्कुल, पेंट कंपनीज में तो देखिए थोड़ी सी वैल्यूएशन मुझे लगता है स्ट्रेच्ड है। एक्सो नोबल थोड़ा ठीक था, बट पिछले 5-7 दिन में वहां भी काफी मूवमेंट आ गई है। तो पेंट कंपनीज में तो वैल्यूएशन का कंफर्ट नहीं है मुझे, बट एयरलाइंस कंपनी में मुझे लगता है इंडिगो इन वैल्यूएशन पे काफी डिसेंट है। अगर आप लॉन्ग टर्म बेट के हिसाब से बेट कर रहे हैं तो यहाँ से भी कम से कम 25-30% और अपसाइड मिनिमम है उन स्टॉक्स में। और तेल की लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी मुझे बहुत बुलिश नहीं लगती। ये यूक्रेन वगैरह के इशू की वजह से एक शॉर्ट टर्म फिलिप आ गया, बट लॉन्ग टर्म में जैसे जैसे हम रिन्यूएबल्स पे शिफ्ट कर रहे हैं, ऑयल जो मतलब ऑयल से मुनाफा करने वाली कंपनीज है, वहां आपको ज्यादा फायदा होने की गुंजाइश कम है। और इसी वजह से मेरा ये मानना है कि ग्रेजुअली इन्फ्लेशन भी कम होगा, क्योंकि पूरी पेटकेम चेन और केमिकल चेन जहाँ इस पूरे ऑयल के प्राइसेस का इम्पैक्ट आता है, ऑयल और गैस प्राइसेस का। गैस में हम अभी भी उम्मीद कर रहे हैं थोड़ी और करेक्शन की। यूरोपियन मार्केट्स वगैरह में थोड़ा करेक्ट हुआ है, बट मुझे लगता है और 2-5 दिन अगर वहां करेक्शन और शार्प रहती है, क्योंकि यूरोप ने जिस तरीके से अपने रिजर्व्स बिल्ड किए हैं ओवर द लास्ट 1 और 2 मंथ्स, शायद जो ठंड की वजह से हम विंटर डिमांड की वजह से बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे थे कि वहां से जो डिमांड आएगी उससे प्राइसेस पे क्या इम्पैक्ट होगा, वो सब थोड़ा सा प्रीपोन हो गया है। और हो सकता है कि आपको एक्चुअल में उतना बड़ा डिमांड पुश देखने नहीं मिले, तो वो फायदेमंद रहना चाहिए। गैस में हमें लगता है थोड़ी और करेक्शन आए तो हमको और कंफर्मेशन आ जाएगी कि वीकनेस और बढ़ेगी। कोल में, ऑयल में, जैसा कि आप भी बोल रहे हैं, तो ग्रेजुअली वहां पे तो करेक्शन आ रही है, उसका फायदा ओएमसीज को और आपके एयरलाइन कंपनीज को बिल्कुल होना चाहिए। जी हाँ, और मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर एक बड़ी चीज़ हो रही है। हर्षदा ने आई थिंक बड़े वक्त पे ब्रेंट को मेंशन करा। जनाब, बड़ी चीज़ है और एक शॉर्ट साइड पे एक बड़ा डेवलपमेंट है ब्रेंट में कि पोस्ट सितंबर 2020, देखिए आपको याद होगा जब कोविड ने हमें स्ट्राइक किया था, उस वक्त लगभग मार्च अप्रैल की बात बता रहा हूँ, एक टाइम क्रूड नेगेटिव भी हो गया था ड्यूरिंग द डे। उस वक्त को छोड़ दें, वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं था, वो आई थिंक ज़रूरत से ज़्यादा फियर था। बट अगर एक नॉर्मल ट्रजेक्ट्री मान के चले 42, 45, 40 या फिर 60 भी इवन,
हर्षदा, पोस्ट सितंबर इट्स फर्स्ट टाइम एवर ऑन डेली चार्ट्स जब हम एक नेगेटिव क्रॉसओवर देख रहे हैं। जाके ड्रॉ करिएगा 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और एक 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। फर्स्ट टाइम पोस्ट सितंबर 2020 एक लॉन्ग टर्म एवरेज और एक शॉर्ट टर्म या फिर मीडियम टर्म एवरेज जो है वो कोलाइड कर रहा है और दूसरे को एक साथ बाइसेक्ट कर रहे हैं ऑन नेगेटिव साइड, जब आपके 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को 50 डे में नीचे की तरफ काट रहा है। ये एक बड़ा डेवलपमेंट है और आई थिंक इसके बाद शायद वो जो 7 सितंबर के आसपास हमने लोज देखे थे, आई मीन वो थे लोज करीब समझ लीजिएगा आप 88 के, वो भी वॉलेट हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो क्रूड के फ्रंट पे याद रखिएगा। हमारे लिए तो देखिए भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये अच्छी बात ही है। निफ्टी फिर भी 17,633 पे और आई थिंक शायद इस पहलू का एक एडवांटेज आखिरी में मिला है। और हमने क्या किया याद रखिएगा, हमने आज अपने इस सेशन का लगभग 80% भाग 80 क्या इनफैक्ट 90% भाग हमारा जो शुक्रवार का आखिरी का 1 घंटे का वेटेड प्राइस था जो औसत मूल्य था उस ट्रेजेक्ट्री के ऊपर गुजारा। तो निफ्टी के पर्सपेक्टिव से अच्छी बात है ये। और अच्छी बात देखिए, ठीक है बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे आ गया बट स्टिल 40,500 वो पुट राइटर जिसने इसके डाउनसाइड को रिस्ट्रिक्ट किया, आप उसके कन्विक्शन जोन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, क्लोज हो रहे हैं। स्टिल अगर आप देखें अच्छी स्थिति है। एक दो स्टॉक्स जो कि इस दौर की हाईएस्ट ट्रेजेक्ट्री पे जाके बंद हो रहे हैं। आईटीसी 336, इस कार्यक्रम में ही एक ईमान का कॉल भी था ये, और आईटीसी याद रखिएगा 336 पे बहुत स्ट्रांग मूव लेके इस दौर की हाईएस्ट ट्रेजेक्ट्री पे क्लोज होता हुआ इसने एक अटेम्प्ट लिया था 14 तारीख को करीब 338.90 का, लेकिन क्लोज नहीं हुआ था। तो फ्रेंकली स्पीकिंग ये इसका पोस्ट जुलाई 2017 आईटीसी का सबसे हाईएस्ट क्लोज है। एक काम करते हैं जरा आपको एफएनओ सेटअप दिखाते हैं। देखिए एफएनओ सेटअप में सुबह जब हमने डेटा देखा था इवनली पॉइज था मार्केट, 76 एडवांसेस मतलब लॉन्ग्स और लगभग इतने ही शॉर्ट थे। 22 शॉर्ट कवरिंग थी, 22 में लॉन्ग अनवाइंडिंग थी। डॉक्टर साहब अब लेके आइए जरा अब के स्टैट्स क्या कहते हैं इस वक्त के। और इस वक्त के स्टैट्स हैं कि थोड़ा झुकाव याद रखिएगा, शॉर्ट की तरफ बड़ा है, शॉर्ट की तरफ उतना ही है। इनफैक्ट शॉर्ट कवरिंग ज्यादा हुई, माफ कीजिएगा मैं इसको अगर तथ्य को सही से अगर आप देखें प्रकट करूं तो 51 लॉन्ग थे। सुबह दरअसल शॉर्ट कवरिंग का आंकड़ा सिर्फ 22-23 तक था, वो बढ़ के अगर आप देखें 38 चला गया है। तो अच्छी बात है ये। सेकंड हाफ में ये चीज काफी हुई। शॉर्ट बिल्डअप था 78 पे, लॉन्ग अनवाइंडिंग थी 28 पे। शॉर्ट कवरिंग कहां पे हुई? इंडिया सीमेंट्स, अंबुजा सीमेंट, अदानी एंटरप्राइजेस, डॉक्टर लाल पैथलैब और पीएनबी। अगर आप देखें इन सभी काउंटर्स में आज शॉर्ट कवरिंग हुई। लॉन्ग बिल्डअप हुआ आज एस्कॉर्ट्स कुबोटा में। ये आज हमारी ये पहली या दूसरी कॉल थी, मुझे याद आता है। मैक्स फाइनेंशियल्स और M&M आज हमने स्टॉक्स टू वॉच में पिक किया था और उसके बाद ब्रोकरेज रिपोर्ट्स थी और उसके बाद 50 डेमा यहाँ पे अपना काम कर गया। बजाज फाइनेंस आज का स्टार ऑफ द डे और NBFCs के मूव को लीड किया। बैंक ऑफ बड़ौदा मिड कैप बैंकिंग स्पेस में जो शुरुआती 1 घंटे में तेजी थी वो अंतिम दौर तक कायम रही। और शॉर्ट बिल्डअप कहां पे हुआ? कैनफिन होम्स, कुछ इश्यूज थे, न्यूज फ्लो के चलते यहाँ पे इंपैक्ट पड़ा। डेल्टा कॉर्प, GNFC, नालको वेदांत अगर आप देखें बैकफुट पे शॉर्ट बिल्डअप यहाँ पे हुआ। और साथ ही साथ लॉन्ग अनवाइंडिंग JSPL, इन्फो एज, बिरला सॉफ्ट, टाटा पावर, सेल, इनमें आज थोड़ी सी लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई। लेकिन आज हर्षदा जो चीज हम सबसे पॉजिटिव लेके जा रहे हैं, आप मुझसे पूछें अगर टेक्निकल पर्सपेक्टिव से, तो वो है क्रूड। सितंबर 2020 के बाद नेगेटिव क्रॉसओवर इन क्रूड। उम्मीद तो यही है कि ये जो पॉजिटिव है, जो नेगेटिव हुआ है क्रूड में, वो पॉजिटिव जो है वो टिका रहे और मार्केट में और तेजी बनती हुई दिखाई दे, क्योंकि हमारे लिए ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी रिलीफ होती है जब भी कच्चे तेल में इस तरह की गिरावट आती है। बहरहाल 17,635 के आसपास इस समय आपको इंडेक्स दिखाई देगा। अभी भी 4 मिनट है वीरू, एक बार नजर डाल ली जाए। अब देखिए कच्चा तेल एक तरफ फिसल रहा है, दूसरी तरफ ONGC में निचले लेवल से थोड़ी सी हरकत हुई है। आई रियली डोंट गेट दिस कोरिलेशन, क्योंकि नॉर्मली कच्चे तेल की वीकनेस ONGC के लिए नेगेटिव होगी। गाबा साहब, ONGC लार्जली क्या डायरेक्शन दे रहा है आपको? तो चार्ट निकाल देता हूँ ONGC का चार्ट निकल गया है। लगता तो है कि यहाँ पर बेस बन रहा है, करीब 3 हफ्तों से ये बेस तोड़ा नहीं है। तो 130 से तो सपोर्ट है ONGC में, तो आपको मिलता है तो 134, 135 जोन जा सकता है। एग्रेसिव कॉल ले सकते हैं, लेकिन 130 का स्टॉक लगाना बहुत जरूरी है। आपको मिलेगा शायद, क्योंकि 3 हफ्ते से शायद ऑयल का दाम कुछ भी हो, लेकिन इसने 3 हफ्ते से सपोर्ट पकड़ा है। 130 लगता है कि लॉजिकल सपोर्ट है।
तो ये फिलहाल ओएनजीसी पर एक कॉल गाबा साहब कह रहे हैं अग्रेसिव तेजी की करनी है तो शायद आप एक अपॉर्चुनिटी लेकर चले। एक और ट्रेड जो दरअसल रेडार पर होना चाहिए, जो काफी दिनों से हम चर्चा में भी रख रहे हैं, डिफेंस कंपनी, एक बार नजर डाल लेते हैं उनमें हुआ क्या है आज। अब यूजुअल सस्पेक्ट्स में हमने बीईएल, एमटार, पारस डिफेंस इनकी बात की थी, क्योंकि सेना ने जो टेंडर निकालने की खबर सामने रखी है उसके बाद ये कंपनियां शायद पार्टिसिपेट कर सकती हैं। लेकिन दूसरी जो नेवी को सपोर्ट करती हैं या फिर जो इंडियन नेवी के लिए डिलीवर करती हैं प्रोजेक्ट्स, उनमें ज्यादा एक्शन है। मझगांव डॉक आप देखेंगे आज 7% की तेजी पर स्टॉक इनफैक्ट ब्लू स्काई जोन में 461 के लेवल्स के आसपास, 457 इसका 52 वीक हाई था। दूसरी तरफ गार्डन रीच शिपयार्ड 353 के लेवल